हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइपॉड एकेडमी। आज आपका कल एक टेस्ट हुआ था थर्सडे को, उसी का हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे आज लोग। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर हम कैलकुलेशन जो हमने पढ़ी है, शॉर्ट ट्रिक्स, उनका भी आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने जो कैलकुलेशन स्किल सीखी है, कहने का मतलब सर जो आपने यूनिट डिजिट पढ़ी है, जो आपने डिजिटल सम पढ़ा है, और जो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, इन चीज़ों को मत भूलना यार कभी। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट, हमने देखो सारे चैप्टर सारे के सारे टाइप तो ऑलरेडी पढ़े। तो जो कैलकुलेशन होगी ना, कैलकुलेशन में इन तीन चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो इनका जरूर याद रखना कि सर यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। और किसी किसी क्वेश्चन में हम थोड़ा स्मार्ट तरीके भी पढ़ेंगे, लाइक सर क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करते हैं। और पहले ही मैंने आपको बताया सर कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन से तभी होगा जब ऑप्शन में क्या होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ठीक है, ओके। ठीक है, सीमा है जॉइंड अ न्यू कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ बीटेक फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन चेन्नई। ठीक है, चलिए यानी सर एक सीमा ने एक कंपनी ज्वाइन करी है बीटेक के बाद। यानी सर कुल मिला के इस लाइन का कोई मतलब है भी नहीं। ठीक है, फालतू की आपको लाइन देखे, क्वेश्चन कितना लेंथ दिया सर वो मैटर नहीं पड़ता, क्वेश्चन में डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मैटर करता है। तो पहली वाली लाइन बस इतना ही बता रहा है कि सीमा ने एक कंपनी ज्वाइन करी बीटेक करने के बाद। उसके बाद इसने क्या बोला, सी सेव 10% ऑफ हर इनकम इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी पहले के 3 महीने में ना वो अपनी इनकम का 10% बचा रही है। यानी अगर इनकम 100 रुपए है तो पहले महीने उसने 10 रुपए बचाया, अगले महीने भी कितना बचाया होगा 10 महीने, और उसके अगले महीने भी कितना बचाया होगा 10 रुपए बचाया होगा। यानी पहले के 3 महीने में 10-10% इस तरीके से। एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मंथ, यानी इसके बाद के जो महीने होंगे वो क्या होंगे, पहले वाले महीने से 50 रुपए ज्यादा सेविंग करेगी। ठीक है, इफ हर ज्वाइनिंग इनकम वाज इतना, हर टोटल सेविंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सर्विस विल बी इतनी। ठीक, अच्छा यानी सर जब उसने ज्वाइन किया होगा ना, ज्वाइन करने की इनकम थी उसकी 3,000, यानी पहले महीने में उसकी इनकम कितनी होगी, 3,000 रुपये होगी। टोटल सेविंग जो होगी स्टार्टिंग से 11,400। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले के सेविंग यानी पहले के फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ। ठीक है, थोड़ा ट्रेडिशनली समझते हैं। सैलरी अगर 3,000 है तो इसका 10%, इसका 10% वह बचा रही है, और इसका 10% कितना होगा, 300 रुपये। यानी पहले महीने कितना बचाया सर उसने, 300 रुपये बचाया, अगले महीने भी 300 बचाया, और उसके अगले महीने भी कितना बचाया, 300 बचाया। क्योंकि सी सेव 10%, ये वाली लाइन का मतलब यही हुआ कि यानी पहले के 3 महीने में उसने 10% बचाया, तो 3,000 का 10% से 300, 300, 300 इस तरीके से बचा रही होगी। ठीक है, अब चौथे महीने से क्या होगा ना, इसके बाद के महीने से इसने बोला कि अब इसके बाद क्या होगा, हर महीने 50 रुपए सेविंग बढ़ जाएगी। यानी अगर ये 300 है तो अगले महीने कितना होगा, 350। पांचवें महीने कितना हो जाएगा, 400। और छठा महीना कितना होगा, 450। यानी हर महीने क्या होगा, 50-50 रुपए सेविंग बढ़ती रहेगी। और ऐसे करते अगर मैं देखा जाऊं सर, स्टार्टिंग से लेकर जितने भी महीने इसने ज्वाइनिंग करी, अब एन की कितने महीने तक किया ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सर इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11,400 रुपये। ये हमारा क्या होगा, मतलब ये इस टाइप की इक्वेशन हमारी बन रही है। यानी अगर आप इन सबको ऐड करो, 300 प्लस 300 प्लस 300, याद रखना पहले के 3 महीने में सेविंग सेम है, अगले महीने से क्या होगा, चौथे महीने से हर महीने सेविंग 50-50 रुपए इंक्रीज होती रहेगी। और अगर आप सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 11,400। आपको जो बताना है वो यही बताना है। ठीक है, तो उसके कुल बचत में कितना कितना समय लगेगा, यानी टाइम बताना है। यानी आपको यहाँ पे एन की वैल्यू बतानी है, सर कितने महीने में इसने 11,400 रुपए तक की सेविंग कर ली होगी। ठीक है, अब समझना यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो सर ये पहले के 3 को अगर आप, सॉरी पहले के 2 को अगर आप छोड़ दें, यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। आप यहाँ पे एपी सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन सर सिर्फ फॉर्मूला पता होने से क्वेश्चन नहीं होगा, कि फॉर्मूले में जब बनेगी आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो सर मैं ऐड करता हूँ। सर ये 300 हो गया, प्लस 300 हो गया, प्लस 300, प्लस 350, और प्लस अपने पास ये टोटल हो जाएंगे एन, और इन सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,400। ठीक है, और पहले के 2 को ना सर, पहले के 2 को आप इस साइड भेज लीजिए, क्योंकि सर मुझे एपी सीरीज बनानी, तो एपी सीरीज ना यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ से क्या हो रहा है, हर बार 50-50-50 बढ़ने में लगा है, तो यहाँ से अपने पास सेविंग स्टार्ट। यानी सर 300 प्लस 350 प्लस अप टू एन,
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास सर 11,400 माइनस 600 यानी कितना हो जाएगा 10,800। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये एपी सीरीज होती क्या है। इस एपी सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए एपी सीरीज मींस समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी सर एक ऐसी सीरीज जिसमें क्या होता है हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है सेम रहता है। जैसे मान के चलो पहला टर्म अगर ए है तो अगला वाला क्या होगा सर ए प्लस डी होगा, इसके अगले वाला ए प्लस टू डी होगा और इसके अगले वाला कितना होगा सर ए प्लस थ्री डी। क्लियर है? तो सर ये सीरीज कुछ इस तरीके से चलती है, यानी अगर आप दो लगातार टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा सर डी, यानी प्लस डी यहाँ पर कर रहे हो आप, प्लस डी यहाँ पर कर रहे हैं, प्लस डी यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरीके से क्या चल रही है सर हमारे पास ये सीरीज चल रही है। तो जैसे अभी आपने देखा सर ये सीरीज कौन सी थी अपने पास, ऐसी तो थी सर 300 है, फिर अगर आप 50 ऐड करोगे तो 350 आएगा, फिर अगर आप 50 ऐड करोगे तो कितना आएगा 400। तो जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना वो क्वेश्चन भी क्या है सर हमारे पास एपी सीरीज है। पहचानने का तरीका सिंपल सा है कि सर दो लगातार टर्म के जो डिफरेंस होता है वो कितना होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, ये इसी को आप बोलते हो एपी सीरीज। अब एपी सीरीज में आपको याद रखना है सर एक सम का फॉर्मूला, इसको हम डिस्कस इस चैप्टर को डिस्कस तभी करेंगे जब ये चैप्टर आएगा अपने पास, यानी नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन के अंदर इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना आप लोग। इसका जो सम ऑफ सीरीज होगा ना सर ये होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास ऐसी सीरीज के अगर टर्म्स को अगर आपको ऐड करना है तो इस सम ऑफ सीरीज वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहां पर n है क्या सर, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब क्या है, a का मतलब है हमारे पास फर्स्ट टर्म और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। जो दो लगातार टर्म के बीच का जो अंतर है ना इसी को आप क्या बोलते हो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। क्लियर है यहां तक, समझ गए? तो इसी फॉर्मूले का भी मैं यूज करूंगा क्योंकि सर जब आपके पास सीरीज दिखी रही है बस आपको n की वैल्यू निकालनी है तो आपको विदाउट इस फॉर्मूला के आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं आगे हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो जब ये चीज याद रखना जब भी हमारे पास एपी सीरीज आए तो एपी सीरीज में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना सम ऑफ सीरीज के लिए। क्लियर? चलिए तो वापस अपने पास क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में यहां तक आ गए थे हम लोग 300 प्लस सर ये हमारे पास एपी सीरीज बनी थी। अब यहां पर ये कौन है सर, ये अपने पास पहला टर्म है ए, इन दोनों का अंतर है 50, ये हमारे पास डी कॉमन डिफरेंस और ये हमारे पास क्या है सर ये इन सबको ऐड करके आ रहा था। इसका मतलब क्या है सर ये सम ऑफ टर्म्स है यानी एस एन दे रखा आपको। अब इसको सॉल्व करना सर यहाँ पे एस एन इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, मुझे तो n निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। एस एन कितना है अपने पास 10,800 है, n/2 सर n अभी हमें नहीं पता इसको छोड़िए सर 2a, a की वैल्यू 300 है तो 2 इंटू 300 कितना हो जाएगा 600 प्लस n-1 और d कितना हमारे पास 50 है। चलिए अब यहां से आप 50 कॉमन ले सकते हो, इन दोनों टर्म में से हम 50 कॉमन ले सकते हैं तो ले लेना भाई कॉमन, ठीक है। और कॉमन क्या सर आप एक काम करो डायरेक्ट ही कैंसिल करिए सर, 0 0 0 कट जाएगा, फिर 5 के टेबल में 5 बन जा 5 12 जा और 5 कितने जा जाएगा 5216, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी 216 इक्वल टू n/2। जितना इजीएस्ट आप बना सकते हैं इस इक्वेशन को उतना इजी बनाने का ट्राई करिए इसको, ठीक है। सबसे छोटे टर्म जो बना सकता था मैं यहीं तक बना सकता था। अब इसके बाद की कहानी सुना, देखो यार ये सिर्फ आपको इतना से नहीं कि सर आपने ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब फॉर्मूले के साथ साथ आपको एक चीज देखना पड़ेगा सर, आप फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद इस टाइप की क्वेश्चन मेरे पास आ रही है और ये है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में आपको n की वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना चैप्टर कोई भी हो, किसी भी चैप्टर में अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करिए चाहे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, इसको सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग। क्लियर है? तो क्या करना है सर, इसके बाद का जो काम है ना आपको, इसके बाद का काम आपको ऑप्शन से करना है। चलिए और साथ ही साथ आपको ये सोचना है कि भाई ये ऑप्शन से होगा लेकिन क्या n की वैल्यू में 6 रखने से आंसर आएगा या 12 रखने से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए पहली चीज तो इसे पता करिए n है क्या, n हमारे पास ये नहीं कि नंबर ऑफ मंथ, n तो सर यहां से लेकर यहां, क्योंकि एपी सीरीज स्टार्ट हुई यहां से 3 से लेकर n तक,
यानी पहले के 2 महीने तो आप यहाँ काउंट ही नहीं कर रहे हो इस वाले एन में। ये जो आपके पास जो भी एन का आंसर आएगा उसमें आप पहले के 2 महीने काउंट नहीं कर रहे हो, यानी सर आप डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट नहीं करेंगे यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप ऑप्शन से पुट करेंगे, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे 6 रख दिया, तो सर ये तो 6 टर्म, यानी ये तो अपने पास 6 रखोगे तो 6 महीने का, इसमें तो आपने पहले के 2 टर्म भी इंक्लूड कर रखे ना जो ऑप्शन है। इसने बोला स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी जो आपने, लेकिन जो हमारी इक्वेशन बनी है वो तीसरे महीने से लेकर एन महीने तक बनी है। क्लियर है, आपने पहले के 2 महीने इंक्लूड नहीं करें, तो हम करेंगे क्या सर, एन की वैल्यू तो पुट करेंगे, लेकिन एन की वैल्यू ऑप्शन से ही पुट करेंगे। लेकिन सर ये 2 आपने कम ले रखे हैं, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे 2 आपको माइनस करने पड़ेंगे, यानी 6 को क्या पढ़ेंगे आप, 6 में से 2 घटाना, तो क्या पढ़ेंगे सर, इसको 4 महीने पढ़ेंगे, इसको 10 मंथ, इसको 16 मंथ, और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 22 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर सर ये वैल्यू पुट करके देखेंगे आप, और जो भी आपको आंसर देगा वो, सॉरी, जो भी ऑप्शन आपको आंसर देगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब पहला ऑप्शन रख के देखिए, पहला ऑप्शन क्या है सर, ऑप्शन नंबर ए। पहला ऑप्शन अगर मैं रख के देखता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, 4 रख के पुट करके, 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा सर, ये 2 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा, 12 + 2 - 1, यानी 12 + 1 कितना आएगा अपने पास, सॉरी 12 + 4 - 1 3, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 2 का 15 गुना, क्या 2 का 15 गुना 216 होता है हमारे पास, तो 2 का 15 गुना सर 216 तो कब से होने लग गया, मतलब सर ये आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन रख के देखते हैं, सेकंड ऑप्शन रखते हैं सर ऑप्शन नंबर बी, भाई 12 2 कम पहले से कर लेना, तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी रखेंगे 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5, 12, और 10 - 1 कितना हो जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास 5 था, और 12 + 9 हो जाएगा अपने पास 21, तो 21 × 5 करेंगे तो क्या कभी 216 आएगा, नहीं आने वाला, तो मतलब सर ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 18, यानी सर 2 माइनस करेंगे 16 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को अगर आप रख के देखते हैं 16, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8, और 12 + 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, यानी 12 + 15 कितना हो गया 27, क्या 27 का 8 गुना 216 होता है, तो आप बोलेंगे सर 20 का 8 गुना हो गया 160, और 7 का 8 गुना कितना हो गया 56, यानी 160 और 56 कितना हो गया 216 हो जाएगा, यानी सर ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखिए हर एक स्टेप समझाया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज समझना सर इसका स्टेप थोड़ा स्पीड में कैसे करना है, आपको बस ये इक्वेशन बनानी थी, यहाँ से सर 300 + 300 + 300 इस तरीके से बन गई 11400, 300 + 350 अप टू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10800 आएगा, और जैसे ही आप समेशन फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास एंड में बनेगी। इसके बाद आपको ऑप्शन में रख के देखना है सर, ऑप्शन में 6 मत रखना, 4 रखना, क्योंकि आपने पहले के 2 महीने ऑलरेडी हटा चुके हो, यानी सर जब आप एन की वैल्यू रखोगे ना तो आप 2 कम करना पड़ेगा ऑप्शन में से, तो 6 को 4 बनाना, 12 को 10, 18 को 16, 24 को 22, और जो भी ऑप्शन रख के हमारा आंसर, जो भी ऑप्शन रख के आपको 216 मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए एक चीज और सोच के देखिए सर, अगर मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके बाद आप फैक्टर सोचेंगे या फिर सीधे फॉर्म लगेंगे, उसमें हमारे पास टाइम लग जाता है। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना एरिया वाला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, तो एट IIM 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। मान के चलो सर टोटल बच्चे कितने मान लो आप, टोटल बच्चे आप मान लो अपने मन से 100, 60% लड़के हैं, तो लड़के कितने हो गए सर, 60% बोले तो 60, तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई, अगर 60 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी फिर 40 होंगी, यानी 40%। इसके बाद आपने बोला सर 15% बॉयज, फर्दर 15% बॉयज एंड 7.5% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग अ फुल फी वेवर, यानी सर फुल फी वेवर मतलब इनके पास जो, इनकी जो भी फीस होगी वो क्या कर दी जाएगी, आपको पूरी माफ कर दी जाएगी। ठीक है, कितने लड़के सर, जो लड़के हैं उनका 15% निकालना पड़ेगा, तो 60 का 15% कितना होगा, 6 + 3 9। ठीक है, तो 15% कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9, तो 9 बंदे ऐसे हैं जो कि क्या मिल रहा है, जिनको फुल फी वेवर मिल रहा है, यानी सर इनकी जो पूरी फीस होगी वो क्या मिल जाएगी आपको, डिस्काउंट। और लड़कियों में से 7.5%, 7.5 से 15% होता है 3/20, 7.5 कितना होगा 3/40, और 40 का 3/40 निकालोगे तो कितना आएगा, ये अपने पास 3 आएगा। क्लियर, ठीक है। अब द नंबर ऑफ दोज गेटिंग फुल वेवर, यानी सर इन दोनों को अगर मैं एक्चुअल में ऐड करूं तो कितना होगा, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, लेकिन ये 12 जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू क्या है सर, एक्चुअल वैल्यू है 90। इसने यही तो बोला कि नंबर ऑफ दोज गेटिंग फुल वेवर इज 90, यानी जिनको फुल फीवर मिल रहा है, जिसमें लड़के भी आएंगे लड़कियां भी आएंगी, यानी 9 + 3 12, ये 12 एक्चुअल में कितना है सर 90, यानी कितना गुना है 7.5 गुना है इसका।
है ना। 12 का 7 गुना 84, 84 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 50% कंसेशन। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 50% कंसेशन मिल रहा है, यानी जो फीस होगी, फीस का 50% फीस माफ हो जाएगी। कंसेशन का मतलब यही है सर, 50% फीस माफ हो जाएगी। ऐसे कितने बच्चे हैं। अच्छा, आगे एक और लाइन दे रखी, इफ इट इज गिवन दैट 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फीवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। ठीक है भाई, देखो 60 में से 9 बच्चे क्या हैं सर, 60 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको ठीक है, 60 में से सर 9 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनको 15% क्या है, सॉरी 60 में से 9 बच्चे हमारे पास 6 और 3, ठीक है, 60 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या मिल रहा है, फुल फीवर। और बच कितने गए सर, बच गए 51। और 51 का कितना बच्चा, 51, और यहां पर कितने बच गए सर, 40 में से 3 बंदों को मिल गया फुल फी, तो बच कितने गए होंगे, बच गए होंगे सर 37, यानी टोटल कितने बच गए 88। यानी 88 बंदे ऐसे हैं जिनको जिनको फुल फी वेवर नहीं मिला। लेकिन जिनको फुल फी वेवर नहीं मिला ना सर, इनका अगर आप 50% निकाल दो और इनका 50% कितना होगा 44, तो इनको क्या मिल रहा है सर, इनको 50% फी कंसेशन मिल रहा है भाई। क्लियर है। इसने मुझे बोला कि सर जिन बच्चों को फुल फी वेवर मिल गया ना यानी 12, और जिनको नहीं मिला, जिनको नहीं मिला वो कितने हैं 88। लेकिन इन 88 में से भी आधे बच्चों को क्या मिल रहा है, अपने को आधे बच्चों को मिल रहा है 50% फी कंसेशन, यानी 50% फीस के भाई डिस्काउंट। और ये बताना आपको एक्चुअल में कितना है। आपने देखा सर ये 12 का 7.5 गुना, यानी ये भी कितना होगा सर, ये भी हमारे पास कितना होगा सर 7.5 गुना होगा। अब 7.5 गुना करना है तो 7.5 गुना करिए। अदरवाइज अदरवाइज आपको बताया कि सर 44 का 7.5 गुना क्या है, या तो मल्टीप्लाई कर लो दोस्त, या तो आप क्या करिए, अच्छा 7.5 को 15/2 लिखते हैं, या तो आप बोलो कि सर ये 4 है, 11 है और 7.5, इस तरीके से। यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा सर, 11 का मल्टीपल होगा। यानी मेरा जो आंसर होगा सर वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन की तरफ देखिए, ऑप्शन की तरफ देखने जाएंगे तो सर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा 330। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक ही ऑप्शन जो अपने पास जो 11 से मल्टीपल है वो कौन सा है, 330 है। देखो यार, वैसे मैं इतनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये कैलकुलेशन स्किल मत लगाया, क्योंकि सर 44 इंटू 7.5 जो है ना, इसको तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं 7.5 होता है सर 15 का आधा। ठीक बात है सर, यानी सर ये 22 और 22 का 15 गुना कितना हो जाएगा सर 330, 220। क्योंकि 15 गुना किसी भी नंबर का 15 गुना निकालना बहुत ईजी होता है, उसका 10 गुना निकालिए नहीं 220, और 220 का आधा कर देना 110, 220 और 110 कितना हो जाएगा 330। तो इसके लिए आपको ये देखो यार, मैं यहाँ पे बस इतना बता रहा जाता है, जब छोटे से नंबर है ना सर 44 का 7.5 गुना, इसके लिए भी आप क्या लगा रहे हैं सर, वो छोटी मोटी स्किल्स लगा रहे हैं, यानी यूनिट डिजिट ये चीजें मत लगाइए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए 330 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब नंबर छोटे हो, जब कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है, तो आप उनके लिए मल्टीप्लाई मत करिए, सॉरी मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट। आप इनके लिए यूनिट डिजिट, डिजिटल सम या फिर कोई अदर मेथड जो आप डिजिटल रूल लगाते हैं इनका यूज मत करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। ठीक है, होगा वैसे भी यूनिट डिजिट तो लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे हो जाता है 11 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल, इस तरीके से कर सकता, सॉरी 4 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 0.5 भी है। क्लियर है, यहां तक समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ हिज मंथली इन सेविंग्स इन फिक्स डिपॉजिट। अब रवि नाम का बंदा जो है ना सर, इसकी एक सेविंग है मंथ की। अब कितनी सेविंग है सर, ये मान लेते हैं सर, इसकी मंथली सेविंग मान लेता हूं मैं खुद से 100 मान लेते हैं। परसेंटेज में तो जब भी कोई चीज माननी हो अपने मन से तो क्या मानना चाहिए, 100 ही मानो सर, सबसे बढ़िया रहता है। इस बंदे ने इसका 50% क्या कर दिया सर, एफडी में डाल दिया। 50% 50 ही हो गया, तो सर ये डाल दिया इसने एफडी में। 30% ऑफ द रेस्ट, यानी जो बच गया ना भाई, बचा कितना होगा सर, यही तो बचा होगा, तो 50 एफडी में डालते बचा कितना होगा 50, और जो बच गया ना इसका 30%, इसका 30% इसने क्या डाल दिया, स्टॉक्स मार्केट में डाल दिया। यानी 50 का 30% कितना हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15, ये डाल दिया भाई इसने स्टॉक्स में। यानी 50 का 30% 15, ये डाल दिया इसने कहां पर, स्टॉक्स में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, एंड द रेस्ट इनटू रवि सेविंग अकाउंट। अब बच कितना गया, 50 में से 15 इधर डाल दिया तो 35 रुपए, ये सर इसने बैंक अकाउंट में डाल दिया। अपना जो बैंक अकाउंट था वहां पर डाल दिया इसने अपना रिमेनिंग पैसा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है सर, टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम इन द बैंक फॉर सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट एज 59। यानी सर ये बोल रहा है जो इसने बैंक अकाउंट में डाला और फिक्स डिपॉजिट, यानी सर एफडी और बैंक अकाउंट का पैसा अगर मैं देखता हूं ना सिर्फ, तो वो एक्चुअल में कितना है सर, वो एक्चुअल में अपने पास 59,500। क्लियर है, 59,000 कितना होगा, सॉरी 59,500 है। तो आप मुझे बताइए सर रवि की टोटल सेविंग कितनी होगी, ये बताइए। देखिए करते हैं सर स्टार्ट। तो एफडी प्लस बैंक अकाउंट, सर एफडी तो ये रहा, और बैंक अकाउंट कितना है अपने पास 35, तो 50 प्लस 35 कितना हो गया 85, यानी 85 की वैल्यू कितनी है सर 59500।
आपको मेरे को यहाँ पर ये बताना है कि सर बताइए रवि की टोटल मंथली सेविंग, यानी 100 की वैल्यू बतानी है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 59,500 रुपीज़, रुपीज़ है भाई अपने पास। इसको 85 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि सर यही चीज़ तो आपने मुझसे पूछा है कि इसकी मंथली सेविंग बताइए। सर मंथली सेविंग आपने 100 मान रखी थी इसकी। चलिए यार इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यही मेरा आंसर। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका, अच्छा तरीका क्या देखना सर, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही अपने पास 17 5 द 85 है, और 17 3 द 51, ये 35, और 5 7 जा, अब 700 और आखिरी में 2 जीरो और है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 70,000। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक। चलिए तो जो भी देखो यार, एक चीज समझना, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं और जिस तरीके से आपने करा हो ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आपकी अलग होगी, हमारी अलग होगी, लेकिन मेथड अपने पास जो यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो अपने पास ज़्यादा बेनिफिशियल लगेंगे। ठीक है, इनकेस अगर कोई मेथड आपको लगे कि सर ये थोड़ा लेंथी है, मेरा वाला मेथड ज़्यादा ईजी, तो उसी से करना है आप लोग के लिए। चलिए तो फिलहाल तो सर 100 मान के करते हैं, इसको जल्दी हो जाता है अपने पास। एक्स मान के, सर एक्स मान के भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, एक्स मान के थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैंने माना, इसलिए मैंने उस तरीके से नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अरुण's present age, अरुण's present age is 40% ऑफ वरुण। तो पहली लाइन का मतलब यही सर, अरुण की एज क्या है, वरुण की एज का 40% है। 40% का मतलब होता है सर 2/5, यानी वरुण की एज अगर 5 है तो अरुण की एज कितनी होगी सर, 2 होगी। 2 और 5 का आपने अनुपात दे रखा, प्रेजेंट का अनुपात दे रखा, ये भी याद रखना। ठीक है, यानी वर्तमान में जो इनकी उम्र का अनुपात है वो कितना है, 2 और 5 है। आगे बढ़ते हैं सर, आफ्टर अनदर फ्यू ईयर्स, यानी कुछ साल बाद। अब कितने साल बाद भाई, सर कितने साल बाद ये नहीं बताया उसने, बस फ्यू ईयर्स बोल रहा है। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद अगर आप देखो ना, तो अरुण एज विल बी हाफ ऑफ वरुण। अरुण की एज क्या होगी सर, वरुण की एज का आधा हो जाएगी। हाफ का मतलब तो 1/2 ही होता है, यानी अरुण की एज अगर, वरुण की एज अगर 2 होगी तो अरुण कितने का होगा सर, 1 साल का होगा, उस इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखो है, सबसे पहली बात एज वाले चीज में आपको एक चीज पता होनी चाहिए। हाँ, एज वाली चीज में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दो बंदों की जो एज का अंतर होता है ना, उम्र का अंतर, वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर में जैसे मान के चलो सर, आपका बड़ा भाई अगर आपसे 5 साल बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि आज 5 साल बड़ा है, आज से 10 साल पहले भी वो 5 साल बड़ा था, आने वाले 10 साल बाद भी क्या होगा सर, वो आपसे 5 साल बड़ा ही होगा। ठीक है, कोई भी बंदा आपकी उम्र, तो कुछ ही बंदे से अगर आप अपनी उम्र का डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल बड़ा है, कोई 4 साल बड़ा है, वो हमेशा आपसे 4 साल बड़ा रहेगा, डजेंट मैटर सर टाइम पीरियड क्या है। क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर ऐसी बात है, तो सर यहाँ पर अंतर ही देखिए आप, तो 2 और 5 का अंतर कितना है, 3 है, और यहाँ पर 1 और 2 का अंतर कितना है, 1। भाई दोबारा से एक चीज याद रखना, ठीक है, यहाँ लिख भी लेते सर, डिफरेंस ऑफ 2 पर्सन्स एज, यानी दो बंदों की उम्र का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब वो दो बंदे भाई, जिस भी बंदे से आप कंपेयर कर रहे हो, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपके फादर मदर, किसी से भी आप कंपेयर करिए, आपके और फादर की, सॉरी जैसे फादर से कंपेयर करोगे, अगर आपके फादर आपसे 25 साल बड़े हैं तो वो हमेशा आपसे 25 साल बड़े ही रहेंगे। ठीक है, 2025 में भी, 2030 में भी, 2035 में भी वो क्या रहेंगे आपसे, हमेशा आपसे क्या रहेंगे, वो आपसे 25 साल बड़े ही रहेंगे। तो सर ये कहानी तो फिर इन अरुण और वरुण के लिए भी चलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इनकी उम्र का अंतर 3 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए सर, 3 ही होना चाहिए। तो इसको 3 बनाओ, इसको देखो, एक को 3 बना सकते हो, आपने बोला सर बिल्कुल बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा सर, ये 1 का 3 गुना 3 और 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है भाई? वो क्यों करा सर, ताकि इनका उम्र का अंतर कितना हो जाए, यहाँ पर भी 3 हो जाए। क्लियर है? अब मेरा आंसर बड़ा सिंपल है, इसने बोला सर व्हाट परसेंटेज विल वरुण एज इन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी सर वरुण की एज ना कितनी बढ़ रही है। वरुण पहले 5 का था, अब कितने का हो गया, 6 का। सर 1 बढ़ रही है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 100, और 1/5 इंटू 100 कितना होता है हमारे पास, 20%। क्लियर भाई? कितनी बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज लिखना पड़ेगा सर, कितनी एज बढ़ी है, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको पहले कितनी थी, प्रेजेंट वाली, यानी ओरिजिनल वैल्यू। तो 1/5 डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, 20% क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है, एक ही लाइन का आंसर था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आपको एक चीज देखने होगी सर, इससे पहले हमारे पास जो 3 क्वेश्चन थे उनकी लैंग्वेज पढ़ी आप लोग। ठीक है, लैंग्वेज दिखने में क्या है सर, 3 4 5 6 सेंटेंस का बड़ा सा लैंग्वेज। देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन बड़ी लैंग्वेज का लगे और आपको खुद से लगता है कि सर ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि टाइम लेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में करें। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं वहां पर भी वही बता रहा हूँ कि सर यहाँ पर जो टेस्ट हैं वो आपके एसएससी के टेस्ट के लिए भी हैं या बैंकिंग के टेस्ट के लिए भी हैं। ठीक है, इसको टेस्ट की तरह लीजिए, जैसे टेस्ट में आप लोग जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले करते हो, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। ठीक है, अपनी आदत डालनी सर अपने अच्छे, तो आप अगर ये आदत डालोगे तो एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। क्लियर है?
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। द नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयरिंग फॉर एन एडमिशन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। यानी सर एडमिशन लेना है भाई, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, लड़कियों को भी लेना है और लड़कों को भी लेना है, लड़कियों को भी एडमिशन लेना है और लड़कों को भी। तो सर यहाँ पर ना जिन्होंने अपियर किया, ठीक है, जो बंदे यहाँ पर अपियर आए ना एडमिशन के लिए, यानी कितने बंदे अपियर करे सर, जो लड़कियां है ना वो लड़कों से दुगना है नंबर पे। यानी अगर एक लड़के ने अपियर किया होगा तो लड़कियां कितनी होंगी फिर, दो होंगी, यानी 2 और 1 का अनुपात, ठीक है। जब भी ये टाइम्स बोला ट्वाइस थ्राइस, इसका मतलब ये है कि आपको रेशियो दे रखा है। अगली लाइन पे आते हैं सर। 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 40% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन, ठीक है भाई। तो परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन, देखो यार, तो मैं इसको 100, देखो 100 मानना तो वैसे ही मान सकते हो, नहीं मानना फिर भी चल जाएगा काम अपना, क्लियर। ठीक है सर, अगर ये 2 है ये 1 है तो टोटल बच्चे कितने हो गए जो एपियर करें सर, एपियर तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 3 हमारे पास, 2 है ये 1 तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। आपने मुझसे पूछा सर ऐसे कितने परसेंटेज बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, नो एडमिशन भाई, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो बताइए। अब मुझे एक चीज देखिए यार, अगर आपने मुझे बोला है कि सर टोटल बच्चे 10 आए थे यहाँ पर और 10 में से 3 लोगों ने क्या किया एडमिशन लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा 7 लोगों ने एडमिशन नहीं लिया। क्योंकि सर ये जो लाइन दे रखी है ना आपने कि 30% लड़कियां, 30% लड़कियां और 45% लड़कों ने एडमिशन लिया। भाई 30% लड़कियों ने अगर एडमिशन लिया होगा तो इसका मतलब यही तो है कि 70% लड़कियों ने एडमिशन नहीं लिया होगा, और 7 टू जा कितना होता है 14, यानी कितना हो जाएगा 1.4, यानी 1.4 लड़कियों ने एडमिशन नहीं लिया। और सिर्फ 45% लड़कों ने एडमिशन ले लिया। भाई 45% लड़कों ने एडमिशन ले लिया तो 55% लड़कों ने एडमिशन नहीं लिया होगा, और एक का 55% निकालोगे तो कितना आएगा 0.55, यानी वो टोटल कितने हो गए 1.4 लड़कियां हैं 0.55 लड़के हैं, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1.95। यानी सर टोटल 3 बच्चे अपियर करे थे और 3 बच्चों में से 1.95 बच्चे ने एडमिशन लिया ही नहीं, तो भाई नो एडमिशन, तो ये नीचे तो हमेशा टोटल ही आएगा। और किन्होंने एडमिशन नहीं लिया सर, इन्होंने एडमिशन लिया ही नहीं, इन टोटल ने, सॉरी टोटल बोल रहा, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया नो एडमिशन। बस भाई काम खत्म, काम खत्म कहने का मतलब सर इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए हो गया। देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो सर ये 2 जीरो लेके जाएगा अपने साथ, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर 3 का आ जाएगा हमारे पास 65 गुना, यानी सर 65% क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को, क्लियर होगा इतना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दोबारा से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को हमेशा लाइन टू लाइन पढ़िए, पहली लाइन पढ़ के जो आपको समझ में आया वो लिखिए, दूसरी लाइन पढ़ के फिर ये आगे बढ़िए, फिर तीसरी लाइन में अपना आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर। चलिए इतना टाइम नहीं है कि सर आप क्वेश्चन को बस पढ़ने में लगे हो, कर नहीं रहे हो बस उसको, क्लियर। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर राजू स्पेंड इतना इतना ऑफ इनकम, यानी सर वही काम, इनकम मान लो आप 100, इनकम मान लेते हैं सर 100 में से सर इसने 10% ट्रांसपोर्ट में, यानी ट्रांसपोर्ट में 10%, भाई 100 का 10% 10 ही होगा, और खाने में 20%, तो 100 का 20% 20 ही होगा। आपने बोला सर बिल्कुल ठीक, ये खाने की बात चल रही थी यहाँ पे, ये ट्रांसपोर्ट है और ये फूड है। ही स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, यानी जो बच गई ना इनकम, जो पैसा बच गया भाई 100 में से 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा सर 70 बचा होगा आपके पास अभी भी, क्लियर है। और जो पैसा बच गया ना सर इसका भी 30% निकालिए आप, और 70 का 30% कितना होगा सर, 70 का 10% 7 होता है, और 7 का 3 कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा, क्लियर है। और सर हमारे पास तो फिर बचा कितना होगा भाई आखिरी में, सर आखिरी में जो रेस्ट बचा होगा वो कितना होगा भाई, 70 में से 21 खर्च कर दिया तो बचा होगा 49, क्लियर है भाई। ये क्लॉथिंग वाला है और ये रेस्ट अमाउंट है जो आखिरी में बचा है 49 है। ये याद रखना, ये 21 भी जो है आप खुद से माना है 100, जब आपने 100 खुद से माना यानी 10 20 70 21 49 ये जो भी है ये सबके सबके ये मानी हुई चीज है, मतलब वेरिएबल है, एक्चुअल में नहीं है, क्लियर है। अब सर आपको बोला सर इफ इज सेविंग आर इतना, अगर इसकी सेविंग इतनी है, अच्छा ही सेव रेस्ट होता है, सर ये रेस्ट है भाई, रेस्ट जो इनकम है ये सेविंग है यार इसकी है, ये इसकी सेविंग है, ठीक है। तो सर ये जो 2640 रुपीज आप बोल रहे हो ना, 26460 इतना रुपीज जो है वो क्या है सर, ये इसकी सेविंग है, और सेविंग वेरिएबल में कितनी है 49, यानी 26406, ये 49 की वैल्यू 49 से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करिए उससे, भाई 100 से मल्टीप्लाई मत करना जो जो उसमें भाई, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना, ज्यादातर क्वेश्चन में भले ही इनकम पूछता है लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फूड एंड क्लॉथिंग। आप बस ये देखिए फूड और क्लॉथिंग में कितना खर्च कर रहे हैं सर, फूड ये रहा, क्लॉथिंग ये रहा, यानी 20 और 21 कितना हो गया 41, तो आपको 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए दोस्त यहाँ तक, क्लियर। चलिए सर करते हैं फिर स्टार्ट, क्या करेंगे सर, इसको 49 से डिवाइड करना है फिर 41 से मल्टीप्लाई। देखो यार आपको इतना पता है सर, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, ठीक है, मतलब मैं इसको करूंगा भाई, देखो इसके बाद मुझे पता है सर कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करेंगे सर ऑप्शन से,
देखो आपको ये देखना है सर, एक नीचे नंबर है 49 और 49 का मतलब होता है 7 × 7 और ऊपर भी कहीं ना कहीं 7 × 7 छुपा होगा। अब देखो, अब ये मत करना सर 41, यानी ऐसा नंबर जो 41 से कटेगा वो मेरा आंसर होगा। दिमाग में भाई 41 एक बड़ा नंबर है, 41 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो भाई कर लेना। क्लियर है, मैंने आपको हमेशा बोला डिविजिबिलिटी रूल याद भी रख लेना, तो सर छोटे नंबर होते कर लेते। आप कुछ और नंबर ढूंढिए सर, यहाँ पे 7 के अलावा, देखो 7 नीचे है ना, 7 के मत ढूंढना, 7 के अलावा 6 4 10 6 2 18, यानी सर यहाँ पे 18 आ रहे हैं डिजिट्स का ऐड, इनको ऐड करके 18 आ रहा है, यानी क्या होगा सर, ये 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है भाई, और नीचे 9 नहीं है भाई, नीचे 9 नहीं है, ऊपर 9 है, यानी जो भी आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो आप ऑप्शन में चेक करिए सर 9 का मल्टीपल कौन है, वही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, डिजिट्स को ऐड करके देखिए, 2 2 1 सॉरी 2 2 4 और 1 5 5 4 9, सर ये 9 के टेबल में आता है। 2 और 6 8 8 4 12 12 और 2 14 14, 9 के टेबल में नहीं आता भाई। आगे बढ़ेंगे सर, सर 2 3 4 सॉरी 2 3 5 5 4 9, यानी 4 आ रहा सर, ये भी 9 के टेबल में नहीं जाता। 2 4 6 6 4 10 10 और 8 18। ठीक है, 10 6 और 4 10 10 और 18, बिल्कुल सर ये भी 9 के टेबल में आ रहा है, ये वाला नंबर भी 9 के टेबल में आ रहा है, और ये भी क्या हो रहा है सर अपने पास 9 के टेबल में आ रहा है भाई। ठीक है, अब भाई इतना आ रहा है सर 9 के टेबल में, तो फिर आपको इसको जीरो, आखिरी में जीरो भी है, यानी सर देखो यार 9 का मल्टीपल है ये तो पता चल गया, लेकिन सर इससे एक बेनिफिट हुआ अपने पास कि सर यहाँ पर ना आपके दो ऑप्शन तो हट गए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा या डी। अब आप 41 का मल्टीपल चेक कर लो यार, एक काम करो। ठीक है, अब आप एक काम करिए सर, यहाँ पर क्या चेक करिए, 41 का मल्टीपल चेक करिए, 41 का मल्टीपल ही क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा 14 48। अच्छा 41 का मल्टीपल भी चेक करना सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर यहाँ पे आखिरी में देखो यहाँ पे क्या है सर, एक जीरो आएगा, इतने नंबर को चेक करिए सर 2640। इस पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सर यहाँ पे 9 का मल्टीपल भी है, और साथ ही साथ अगर ये 2 से, यानी 9 × 2 है, यानी 2 का टेबल भी, और आखिरी में एक जीरो भी आएगा, दोनों के आखिरी में जीरो है, लेकिन वो नंबर क्या कटना चाहिए सर, 2 से कटना चाहिए। ठीक है भाई, 2 से भी कट ही रहा है, 9 का 2 गुना, ठीक है 20 20, ठीक है ठीक है ठीक है, 14 4 18 करना पड़ेगा। 41 के टेबल से चेक करो यार, 41 का टेबल से अपने पास इन, लेकिन इन दोनों में चेक करना 41 का टेबल, बाकी सब में चेक करने की जरूरत नहीं। इसमें चेक करते हैं सर, ये 41 का 5 टाइम्स है, 41 का 5 टाइम 205, 205 और यहाँ पे जाएगा अपने पास 164, यानी सर ये 41 के टेबल में जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है। क्या ये 41 के टेबल में जा रहा है सर, 41 का 6 टाइम्स हो जाएगा अपने पास 240, 246 40, यानी सर 205 ही आएगा, और ये भी अपने पास 205 और 41, 205 अगर जाएगा तो सर आगे कैरी कितना जाएगा, 398 जाएगा हमारे पास, है ना। 41 × 40, ठीक है, 205, 205 अपने पास सर 39 आएगा, 398, 41 का 8 टाइम नहीं भाई, तो ये नहीं होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है यार यहाँ तक। चलिए इसके बाद ये ना देखो, इतना काम तो हमारे पास बन गया था, इसको काटना मत, इसके बाद मल्टीप्लाई करके देखना सर, ये नंबर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा, आखिरी में 2 जीरो होगा यार, 9 का मल्टीपल सर ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही होंगे। इसके बाद आप क्या क्या करना सर, 41 का मल्टीपल, तो आप बोलेंगे सर ये तो 41 के टेबल में नहीं जा रहा। ठीक है, 41 का मल्टीपल नहीं है, और जो 41 का मल्टीपल नहीं है भाई वो अपना आंसर होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये 41 का मल्टीपल नहीं है सर, ये है 41 का मल्टीपल, तो जो 41 का मल्टीपल होगा ना सर, जो 41 के टेबल में आता है वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सैलरी ऑफ मोहित 60% मोर देन विजय, 60% ज्यादा है सर। 60% का मतलब होता है अपने पास 3/5 मोहित है और विजय है, यानी सर इसकी सैलरी अगर 5 है तो ये कितना होगा, 3 ज्यादा होगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 और 5 का अनुपात है। तो बताइए सर विजय की सैलरी मोहित से कितना कम है, तो कितना कम होगा सर, ये 3/8, खत्म भाई। जब ये 8 ज्यादा है तो विजय की सैलरी 3 कम होगी, लेकिन नीचे सर आप मोहित से कंपेयर करो, नीचे मोहित आएगा और कितना कम है, अंतर, यानी अंतर ऊपर आएगा। भाई याद रखना कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है सर मोहित से, तो नीचे किसकी सैलरी आएगी, मोहित। और 3/8 किसको बोलते हो आप, 3/8 बोलते हो आप 37.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा एक लाइन का था, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, सैलरी ऑफ ए बी सी डी ई, सॉरी बी सी डी ई के रेशियो भाई 2 3 4 5 में, 2 3 4 5। क्लियर है सर, सैलरी इंक्रीज हो रही है भाई, इसकी सैलरी बढ़ रही है 20%, सर इसकी सैलरी 20% बढ़ा दी आपने, इसकी सैलरी आपने बढ़ा दी 30%, इसकी सैलरी आपने 40% बढ़ा दी है, और इसकी सैलरी लास्ट वाले की आपने 50% सैलरी बढ़ा दी भाई इसकी। ठीक है सर, इंक्रीज करने के बाद ना इसकी सैलरी कितनी आ रही है, 560। ये डी बंदा भाई, बी सी डी है ना भाई, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। आपको ये बताना है व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल, भाई ये ओरिजिनल है,
पहले वाली सैलरी थी वो ओरिजिनल थी। इनका सम बताइए। देखो सबसे पहले आपको पता है सर सम बताना है, तो भाई क्या मैं पहले ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ कि सर ये सम मुझे साफ दिख रहा है, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 4 9, 9 5 14, यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा सर इतनी। जो आपने मुझसे पूछा ना ये BCD, इनका आपने रेशियो दे रखा, रेशियो दे रखा ना भाई 2 3 4 5, सर 2 3 4 5 यानी कितना हो गया सर 14, यानी आंसर क्या होगा 14 का मल्टीपल। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि आंसर आएगा इससे, ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा यही होनी चाहिए 14 का मल्टीपल आंसर होगा। क्या पता कोई एक ऑप्शन हो, भाई 2 या 3 ऑप्शन होंगे, 2 हट गए तभी बेनिफिट है। 14 के टेल में आता है सर 14 का 42 बिल्कुल आता है 14 के टेल में, 14 का सर 14 का 9 गुना, ये 14 के टेल में आता है बिल्कुल, ये 14 के टेबल में नहीं आता, ये तो आंसर नहीं होगा। यानी सर आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम करते हैं। चलिए तो करते हैं। भाई 4 है, 4 का 40% बढ़ गया, तो ये 40% मतलब 2/5, यानी सर 4 में जब आपने 2/5 यानी 5 को बढ़ा दी 7, ये हो जाएगा सर 560 आएगा अपने पास, है ना। 40% बढ़ गई यानी 5 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 का 7 गुना 28, और 28 का सर ये आ जाएगा 2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सर 20 × 5, ये आ जाएगा अपने पास 100 रुपये। तो ओरिजिनल में टोटल कितना है सर ये बताइए। आपने ये बोला ओरिजिनल में टोटल कितना है, टोटल कितना है 2 3 5 4 9 5 14, 14 यूनिट। तो आंसर कितना हो जाएगा सर 1400 रुपये आंसर। देखो आंसर तो मुझे पता है 14 का मल्टीपल होगा, लेकिन 3 ऑप्शन थे यार, अब 3 ऑप्शन में अनुमान नहीं लगा सकते। और पहले अगर इनमें से कोई ये 1400 होता, ये कोई ऐसा मल्टीपल होता जो 14 के टेबल में नहीं जाता, ये 14 के टेबल में नहीं जाता, तो मेरा आंसर और जल्दी आ जाता है यार, ठीक है। चलिए चलिए तो फिलहाल सर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आपने बोला सर ये डी वाले की सैलरी जो होगी 560, यानी 4 × 7/5 की वैल्यू दे रखी है आपने, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। तो आप मुझे बताइए टोटल ओरिजिनल क्या होगा। तो टोटल ओरिजिनल कितना है सर 14 यूनिट, यानी 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400 रुपये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में। 3 साल पहले रमन की सैलरी थी इतनी, और 3 साल यानी सॉरी, तो उसकी सैलरी 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, और फिर हमारे पास कितना हो गया तीसरे साल एक और बढ़ गया। अच्छा नहीं 10% फिर A% बढ़ी। अच्छा, और इस तरीके से रमन की आज सैलरी कितनी है 83,160। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। सिंपल है सर। आप मुझे बताइए सर, ये आप बात करो 3 साल पहले की, ठीक है, और 3 साल पहले से आ रहे हो आप प्रेजेंट, यानी हर साल इसकी सैलरी बढ़ने में लगी है भाई। अब आपको पता है सर सैलरी कितनी है, सैलरी है इसकी भी 45,000, 45,000। सैलरी कितनी बढ़ी सर 10%, 10% का मतलब 1/10, तो 10 की चीज होगी 11 की, सैलरी 10 से 11 हो गई। वैल्यू लिख देना भाई, वैल्यू याद होनी चाहिए। A% सर A% कुछ होता थोड़ा ना सर, ये तो बताना है आपको, यानी 100 से कितना हो जाएगा 100 + A हो जाएगा। ये दूसरे साल बढ़ गई। अब तीसरे साल बढ़ गई सर 20%, 20% मतलब 1/5, यानी 5 से कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। और सर इन सबको सॉल्व करके आ जाएगी इनकी प्रेजेंट सैलरी, वो है 83,160। क्लियर यहाँ तक। चलिए सॉल्व करिए सर, एक ही यूनिट निकाले, बहुत सिंपल सा है सर। नीचे 3 जीरो, ऊपर के 3 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 का सर ये 9 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये 11 के टेल में जा रहा होगा, 8 और 1 9, बिल्कुल सर 11 के टेल में जाता है। 11 का 7 गुना हो जाएगा 77, 61 56, 56 ही हो जाएगा। 7 के टेल में सर ये 7 के टेल में सॉरी 6 के टेल में जाएगा, 6 का 1 गुना, 6 का 2 गुना, 6 का 6 गुना 36, 12 तिया 36, ठीक है। और इसे 9 आखिरी में, 9 1 जा 9, 9 4 जा, यानी सर ये आपके पास आखिरी में यहाँ सिर्फ बचा 100 + A, और यहाँ बच गया 14, लेकिन याद रखना भाई एक जीरो भी तो है, 140। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40%। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चंस को जरूर देखना सर, मेथड किस तरीके से चल रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग सर, क्वेश्चन नंबर 10। आपने इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 8 और 5। भाई एक व्यक्ति है, आपने उसकी इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा कितना 8 और 5। भाई अगर ये 8 रुपए कमाता है तो 5 रुपए खर्च कर देता होगा, 5 रुपए खर्च कर देता तो 3 रुपए बचाता होगा, मैं ये भी बोल सकता हूँ, है कि नहीं सर। सेविंग का मतलब देखो यार, इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग तो होता है। इनकम अगर आपने 8 दी है, एक्सपेंडिचर 5, तो सेविंग 3 ही होगी। अगली लाइन पे आते हैं सर, उसकी इनकम 25% बढ़ गई, 25% मतलब होता है सर 1/4, सही बात है यार। और 8 का 1/4 निकालोगे तो 2 आएगा, यानी सर इसकी इनकम हो जाएगी हमारे पास 10। नेक्स्ट लाइन सर, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 28%, एक्सपेंडिचर 28% बढ़ गया, ठीक है। 28% का मतलब होता है सर 4 का 7 गुना और 4 का 25 गुना, यानी 7/25। क्लियर, हाँ 7/25, ठीक है। तो सर इसका 7/25, भाई 7/25 निकालना है तो सर हम क्या करेंगे सर, 5 को मल्टीप्लाई करो, ये 25 से कितना हो गया 32 हो गया, यानी 5 का 5 यानी 32/5, सही बात है यार।
कुछ गलती तो नहीं करी, 4 7 425 है, बिल्कुल ठीक है सर, 32/5 सही है हमारे पास। अब देखो यार 32/5 है, आपको 10 बताना है। आपको पता है कि सर इन दोनों को ऐड करके ना, जैसे ही मुझे पता है कि सर 5 और 3 को ऐड करके, 5 और 3 को ऐड करके यही आता है। सिमिलरली सर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 10 आना चाहिए। अब देखो यार नीचे क्या है सर, अपॉन में 5 है। अब 5 का कितना गुना 10 होता है, 5 का 50 गुना 10 होता है भाई 32, जब यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होगा इस हिसाब से 18 होना चाहिए फिर। 32 + 18 ही तो 50 होगा भाई, इस बात का ध्यान से रखना। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन वैल्यू माइनस माइनस करने में लगोगे 10 में, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाना है। सर ये 10 है और यहाँ पर भी आपको दोनों को ऐड करके 10 आना चाहिए, यानी 5 का 10 गुना 50 होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे तो 5 ही आएगा। अब 5 का 10 गुना 50 बनाना है, 32 इसके पास है तो सेविंग कितनी होगी, 18 होगी। और सेविंग कितनी बढ़ रही है सर ये बताना भाई, 3 से 18/5, यानी सर 18/5 - 3 यानी कितना हो जाएगा सर, ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर 3/5, 5 ये 15 18, बिल्कुल ठीक। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर, 3/5 सेविंग बढ़ रही है, अपॉन में ओरिजिनल वाली सेविंग आएगी और इनटू 100 करिए सर, ये हमारा आंसर। क्लियर। नीचे हमेशा और भाई 3/5 बढ़ रही है, ये नीचे वाला 3 है, ये ओरिजिनल है उसके पास, ओरिजिनल सेविंग। कितनी सेविंग बढ़ रही है ये आप पूछे, 3 से 3 कट जाएगा और 100 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर, 20% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सिंपल सा देखो यार, आप इसको 8 5 3, आप इसको 800 500 300, जैसे अगर आपको चाहिए कि सर आपका आंसर ना डेसिमल में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो आप 80 30 80 50 30 या 800 500 300 भी मान सकते हैं। क्लियर है, जैसा आपको ठीक लगे यार। ठीक है, नंबर छोटे थे इसलिए मैं फ्रैक्शन से ही कर रहा हूँ, थोड़े से नंबर बड़े होते तो मैं भी इसको 800 500 300 मान के ही करता। क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम लोग, व्हाट इज द एक्चुअल कंबाइंड। ठीक है सर। तो सर 40% ऑफ रनीता इनकम, यानी भाई रनीता नाम की लड़की है, इसकी इनकम का अगर आप 40% निकालिए और भास्कर की इनकम का 56% निकालिए, तो ये दोनों क्या आएगा सर, ये दोनों आएंगे बराबर। बराबर बिल्कुल भाई, यानी सर 8 का 5 गुना और 8 का 7 गुना, यानी सर रमन और भास्कर, रमन सॉरी रमन बोला, रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो आ गया 7 और 5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं सर। इसने बोला सर अगर रनीता की इनकम क्या होगी, 800 रुपए, इफ रनीता इनकम वाज 800 रुपीज मोर देन व्हाट इट इज, यानी जो भी इसकी इनकम है ना सर, अभी तो जो भी है, अगर इसकी इनकम क्या होगी 800 रुपए, थोड़ी सी इंक्रीज कर दिया आपने। ठीक है, और भास्कर की इनकम आपने पहले से 2000 रुपए बढ़ा दी, यानी जितनी भी थी इसकी भी इनकम में आपने क्या बोला भाई, 2000 रुपए तो जब एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्लियर है। चलिए तो 2000 रुपए इसको अब एक्स्ट्रा मिलेंगे भाई। चलिए तो सर यहाँ पे क्या होगा, रेशियो ऑफ इनकम, तो इनकी जो नई इनकम का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4 और 3 आएगा सर, ये नई इनकम का रेशियो आ गया इनका। भाई पहले वाला तो क्या है सर, पहले वाला तो ओरिजिनल इनकम है ये। बिल्कुल सर, ये हमने देखा है, कोई भी क्वेश्चन हम कोई दोबारा देखो, याद रखना भाई, एक बच्चे बहुत गलती करता है बार, और वही चीज़ मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन लेंथी देख के ये मत सोचना कि पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक लाइन पढ़िए तो समझ में आएगा, फिर अगली लाइन पे सीधा उसकी न्यूमेरिकल इक्वेशन बनाइए आप। व्हाट इज द, पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द एक्चुअल कंबाइंड इनकम ऑफ रनीता, यानी एक्चुअल बोले तो ओरिजिनल, और इन दोनों की कंबाइंड इनकम बताइए रनीता भास्कर की। देखो यार सॉल्व करें क्या, सॉल्व करने की जरूरत नहीं सर, सबसे पहला और काम होना चाहिए आपको ऑप्शन। सर ओरिजिनल तो आपने दिया है सर, ये 7 और 5, ये यानी दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा सर, 7 + 5 12 आएगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो क्या होगा सर, वो 12 का मल्टीपल ही तो होगा। भाई एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है तो लगा सकते हो, नन ऑफ दीज नहीं है भाई ऑप्शन में, तो इसलिए तो लगा रही है ऑप्शन वाला तरीका। 12 का टेबल चेक करिए सर, 12 के टेबल में कौन आता है इनमें से। आपने बोला सर 12 का 5 गुना 6, 12 का 6 गुना 72, बिल्कुल सर ये 12 के टेबल में आता है। यह आता है भाई 12 का 5 गुना 6, सॉरी 12 का 5 गुना 60 82, सर ये नहीं आता 12 के टेबल में। 12 का 5 गुना 60 78, सर 78 भी 12 के टेबल में नहीं आता। तो एक मिनट, 6708, 78 नहीं आता, लेकिन सर 72 तो आता ही है। 6 8 2, एक मिनट, 12 का 5 गुना 60 78 72, ये सर ये आता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। 12 का 5 गुना 60 68 आ जाएगा। 68 देखो कुल मिला के इसे 3 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में भी आना चाहिए हमारे पास, तो 3 का टेबल में तो नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। देखो 12 का मल्टीपल क्या है, 12 3 और 4 से तो बनता है सर, 3 और 4 भी तो होना चाहिए भाई, 3 और 4 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब सर ये अपने पास क्या है, सर ये 3 के टेबल में नहीं जा रहा, ये भी 3 के टेबल में नहीं जाता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर हमारे पास, डी होगा यार। तो सर आखिरी में दोनों के जीरो है, 7 और 5 12 भी है। अब देखो यार एक चीज़ से बनना, आखिरी के दोनों के आखिरी में क्या है सर, आखिरी में जीरो है, और यहाँ पर भी आखिरी में क्या है, 2 जीरो है। ठीक है,
और सर अगर आप 12 की बात करते हो तो 12 किससे बनता है, 4 और 3 से बनता है। यानी सर आपका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 का टेबल भी तो होना चाहिए। ठीक है, देखो 3, देखो अगर मैं इसकी देखो 2 जीरो को हटा के बोल रहा हूँ मैं, तो 2 जीरो तो दोनों के पास है, लेकिन सर इसके अलावा देखोगे ना 72 है और ये 78 है। तो 78 तो 4 के टेल में आता है नहीं, 72 जरूर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। यार देखो यार, पहली प्रायोरिटी अपने पास ऑप्शन हो गए, पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। ये नहीं बोल रहा कि नहीं करना पड़ेगा, फिलहाल सर आपने जो ऑप्शन देखे ना, उन ऑप्शन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत है। ऑप्शन होना चाहिए सर, आंसर होना चाहिए 12 का मल्टीपल 12 बनता है 4 और 3 से। पहले मैंने 3 का ऑप्शन चेक करा, सर ये 3 के टेल में जाता है और ये भी 3 के टेबल में जाता है, तो सर ये दोनों आंसर होंगे। ये नंबर 3 के टेबल में नहीं जाता और ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं जाता। उसके बाद मैंने सर 4 भी तो है, देखो यार आपने सर ये 4 के टेबल में, ये 4 के भाई 4 के टेबल में तो जाता है, लेकिन आखिरी में 2 जीरो भी तो है, तो इन दोनों के आखिरी में क्या 2 जीरो तो कॉमन ही है, वो तो दोनों में है। इन दोनों में ही आखिरी में 2 जीरो, यानी सर इसके पहले के 2 जीरो, यानी इसमें 72 को चेक करना और इसमें 78 को चेक करना कि सर ये 4 के टेबल में जाना चाहिए, और 4 के टेबल में 72 जाता है 78 नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर भी मैं आपको देखो यार, ये तो अपने पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। फिर भी अगर किसी को वैसे नॉर्मली सॉल्व करके करना है तो बता देता हूँ यार इसको कैसे करना है आपको। आपको सर इसको 7x और इसको 5x मानना पड़ेगा। आपने 7x में 800 रुपये आपने ऐड करे, और दूसरे वाले में सर 5x था, 5x में आपने 200 रुपये यानी सॉरी 2000 रुपये ऐड करे, और नया रेशियो कितना आ गया 4 और 3। क्लियर है भाई यहाँ तक। आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके सर एक एक्स की वैल्यू आएगी, मैं नहीं सॉल्व करूंगा भाई, खुद कर लेना, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। और यहाँ पे अगर इस तरीके से करना है तो इस तरीके से करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और टोटल बताना है सर आपको इन दोनों की इनकम, तो इन दोनों की टोटल कितनी है 7 और 5 12x, तो यहाँ पुट कर देना भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। दोबारा समझ लेना सर, 4 का ये मत बोलना सर 4 के टेबल में ये भी जाता है, 4 के टेबल में ये भी जाता है, भाई 4 के टेबल में भले ही दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के ऑप्शन में आखिरी में 2 जीरो तो सेम ही है। तो 2 जीरो सेम है तो 2 जीरो को मत देखिए, सिर्फ आखिरी के जीरोस को देखिए आप, सॉरी आखिरी के डिजिट को देखिए। 72 है 78 4 के टेल में जाना चाहिए, तो सर ये आंसर नहीं, ये वाला होगा 67200, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना खुद से भी, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फिर हम लोग। समझ गया ये वाला क्वेश्चन। तो देखा ध्यान से देखना सर, ये वाला क्वेश्चन आपके पास पूरा डाटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये जो पहली लाइन से ना, पहली लाइन से ही आंसर आ गया था। पहली लाइन मतलब इससे आपने बोला सर रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो दे रखा, यानी कितना 7 और 5, 7 5 मतलब 12, 12 का टेबल में दोनों की इनकम जो होगी ना सर ऐड करके 12, यानी 12 के मल्टीपल आना चाहिए। तो 12 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए और डी है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 वो 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को मत देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सर दो नंबर है x और y, सच दैट द सम ऑफ 18% ऑफ x। ठीक है भाई, यानी सर 18% x का 18% निकालेंगे और y का 8% निकालेंगे, इन दोनों का जो सम होगा ना इज 1/3 इज इक्वल टू 1/3 द सम ऑफ 22% ऑफ x, यानी 22% x प्लस 36% y। ये भाई आप मुझे बताइए सर x और y का रेशियो क्या होगा। सबसे पहली चीज तो सर परसेंटेज सब में कॉमन है, परसेंटेज को तो हटा ही दो आप। फिर 3 को मल्टीप्लाई करिए, 3 का 18 गुना हो जाएगा 54, 3 का 8 गुना हो जाएगा 24, 24y, और यहाँ पे हो जाएगा 22x, ये हो जाएगा प्लस 36y। x को इसलिए 22 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ, 54 माइनस 22 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास 32x, और ये 24 को इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 12y। ये हो जाएगा भाई 4 का 3 गुना और 4 का 8 गुना। x और y का रेशियो कितना आ जाएगा सर, x के सामने 3 और y के सामने कितना है 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 और 8, यानी 3:8, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इक्वेशन दे रखी थी, जब भी ऐसी इक्वेशन जैसा उसने बोला वैसा आप लिखिए। लिखने के बाद आपको करना क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वालों के एक साथ y वालों के साथ जो कट रहा है उसको काटिए, x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू, यानी 3:8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, एक इलेक्शन होता है, दो कैंडिडेट के, दो प्रत्याशियों के बीच में एक क्या होता है, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव होता है, एक को मिलते हैं 35% वोट। ठीक है, एंड ठीक है सर, इसको 35% मिले, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है, यानी सारे वोट वैलिड है। भाई अब मुझे एक चीज बता भाई, अगर इसको 35% मिले होंगे, टोटल वोट देखो, मैं इसको x मान के कर ले या 100 मान के, जैसे ठीक है आपको 100 मान के कर लेते हैं। तो 100 में से सर जो इसको 35% मिले हैं, तो लूजर विनर को कितने मिले होंगे 65। भाई ये विनर है और ये लूजर है। इसने बोला है कि सर 35% वाला जो बंदा जीता है उससे 1296 वोट से जीत गया, यानी जीत गया। देखो विनिंग वोट्स, विनिंग वोट्स होते हैं लूजर और विनर के वोट्स का अंतर। जैसे आप बोलते हो ना सर, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इतने रनों से हरा दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर जो रन इंडिया ने मारे होंगे और जो रन ऑस्ट्रेलिया ने मारे होंगे उनके अंतर का उनके रन का डिफरेंस, वही तो है। तो सेम यहाँ पर भी
कि सर जो विनर है उसने लूजर को इतने वोट से हरा दिया 1296 वोट से, यानी सर इन दोनों के वोट का अंतर दे रखा है, वो 65-30 का अंतर कितना हो गया सर, ये 30 हो जाएगा। और ये 30 की वैल्यू कितनी है सर, 1296 है। आप 100 की वैल्यू बताइए सर, 100 की वैल्यू कितनी होगी, देन द नंबर ऑफ पोल वोट्स पोल वोट कितना। तो सर आपका आंसर कितना हो जाएगा सर, 1296, 30 की वैल्यू है तो 30 से डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दो सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल भाई, क्लियर सर। 3 से काटिए, 3 का 4 गुना 4 3 2 और 4 3 2 0, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, वन लाइन। भाई जो बंदा जीता है जो बंदा हारा है उनके वोट का अंतर जो होता है इसी को आप विनिंग वोट कहते हैं, बस इतना याद रखना। 100 में से 35 वोट इसको पड़े ये, बाकी आप एक्स मान के कर सकते थे कि सर टोटल एक्स है और जो बंदा जीता है 65 माइनस 35%, ये आपने दे रखा मुझे 1296। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, यहां से भी आंसर आपका यही आएगा 4320। ठीक है, चाहे एक्स मान के करिए चाहे 100 मान के करिए, हमें आंसर निकालने से मतलब है। और दोनों केस में आंसर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेम ही टाइम में आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भाई, अब वही बोला सर, यहाँ पर क्वेश्चन देख के मत डरना कि भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है। आनंद इज एन एम्प्लॉय फॉर एमएनसी फर्म, आनंद एक एम्प्लॉय है, ही नीड्स 10 लाख फॉर बाइंग अ न्यू फार्म हाउस। भाई एक बंदे को एक घर लेना है 10 लाख रुपए का, सॉरी घर नहीं फार्म हाउस लेना है मानसरोवर पे। ठीक है, उसी कंपनी एक ऑफर कर रही है भाई, लोन ऑफर कर रही है जहां पे वो 5 साल में क्या दे रही है, 5 साल में 15% का इंटरेस्ट दे रही है। कौन दे रही है भाई, इसी कंपनी दे रही है 5 साल में। अब दो बैंक है, एक एसबीआई और एक पीएनबी। सर एक एसबीआई है और एक पीएनबी, ये भी क्या दे रहे हैं सर, इसको लोन देंगे 5 साल के लिए दे रहे हैं भाई, 5 साल के लिए लोन है। एसबीआई दे रहा है 18% और पीएनबी दे रहा है 13% के लिए। क्लियर है भाई, ये डाटा आपको दे रखा। देखिए मैंने वही बोला सर, क्वेश्चन इंग्लिश में दिखने में या हिंदी में दिखने में लंबा लगेगा सर, बहुत लंबा है, लेकिन अगर आप उसको मैथ्स में कन्वर्ट करें, कहने का मतलब अगर उसको इक्वेशन बना के लिखें तो बड़ा सिंपल रहता है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, 18% 13%, बिल्कुल ठीक सर। हाउ मच शुड आनंद बोरो, भाई आनंद को कितना पैसे बोरो करना चाहिए इन दो बैंक से, यानी एसबीआई और पीएनबी से, सो दैट ही कैन पे द इंटरेस्ट रेट सेम एज दैट ऑफ हिज ओन एमएनसी फर्म। अच्छा भाई देखो यार ध्यान से समझना, ये पूछना क्या जाता है, ये एसबीआई से भी लोन लेगा और पीएनबी से भी लोन लेगा और अपनी कंपनी से भी लोन ले रहा है भाई। 10 लाख का लोन समझना भाई, लोन है 10 लाख का, और पूछना ये चाहता है कि सर अगर मैं लोन इन दोनों से लेता हूं ना तो इन दोनों में से मैं कितना कितना लोन लूं कि ये जो लोन होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी सर एसबीआई से और पीएनबी से मैं जो लोन लूंगा वो कितना, सॉरी इससे मैं कितना लोन लूं और इससे मैं कितना लोन लूं कि एमएनसी के टोटल लोन के क्या होना चाहिए, बराबर, यानी इन दोनों का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही बोल रहा है, सो ही कैन पे द इंटरेस्ट रेट सेम, यानी सर पीएनबी में और एसबीआई में जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही इंटरेस्ट को एमएनसी में भी देना पड़ेगा। अब सर आपको देख के पता चल गया होगा भाई, दो चीजें ऐड हो रही हैं। एसबीआई सर ये 18% है और ये कितना है सर, ये 13% है, और एमएनसी में कितना है 15%। भाई दो चीज़ों को ऐड करके तीसरी चीज आ रही है सर, तो एलिगेशन मेथड बेस्ट मेथड सर। एसबीआई पीएनबी, एसबीआई सर 18, पीएनबी अपने पास 13 और एमएनसी कितना हो जाएगा 15%। करिए भाई क्रॉस में, माइनस 18 माइनस 5 3, सॉरी 18 माइनस 15 3, और 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2। यानी सर वो एसबीआई से अगर 2 लेगा तो पीएनबी से कितना लेना पड़ेगा 3। यानी भाई एसबीआई और उसका देखिए सर 2 और 3 5, यानी सर इसको यहाँ से लेने पड़ेंगे 4 लाख, दो है ना, 10 लाख रुपए लेना है भाई। 10 लाख रुपए में से 10 का अगर यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा सर, ये 4 लाख होना चाहिए हिसाब से, और यहाँ से कितना होना चाहिए 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए तो वे पीएनबी से लेगा और 4 लाख रुपए लेगा ये एसबी, अच्छा एसबीआई पहले है भाई, एसबीआई से कितना ले रहा है अपने पास 4 लाख, 4 लाख ये भाई। ऑप्शन नंबर सी भाई, दोनों को ऐड करके तो 10 ही आएगा, सब में मेरे ख्याल से 10 ही है, वो तो उससे होकर भी नहीं पाओगे। आपको एलिगेशन मेथड, ठीक है, तो हमने सर क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि सर ये 15%, 18%, 13%, यानी सर एलिगेशन मेथड लगेगा। एलिगेशन मेथड से समझ गए ना यार, एसबीआई में 18%, पीएनबी में 13%, एमएनसी में 15%, दोनों से सर एसबीआई से भी कुछ पैसे लेना पड़ेगा। और देखो अगर पूरा 10 लाख अगर पूरा 10 लाख एसबीआई से लेगा तो 18% देना पड़ेगा, और पूरा 10 लाख अगर पीएनबी से 13%, तो दोनों से थोड़ा थोड़ा किया और दोनों का जो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा वो दोनों मिलाकर कितना होगा, वो उसकी कंपनी के लोन के इंटरेस्ट के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है दो चीजों को ऐड करके जब भी तीसरी चीज आ रही है तो आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा सकते हो, लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। 2-3 का रेशियो आ रहा है, मतलब 4 लाख और 6 लाख हमारा आंसर। क्लियर है भाई, लेंथी क्वेश्चन का, लेंथी सर 8 लाइन का क्वेश्चन है और आंसर से 2 लाइन का भी नहीं हमारे पास। क्लियर है, तो क्वेश्चन को देख के कभी नहीं घबराना भी आप लोगों को। क्लियर, चलिए सर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है सर, गौरव हैज टू पे 20% टैक्स ऑन फर्स्ट इतना फॉर अमाउंट अर्न बाय इतना 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 इतना, ठीक है भाई।
भाई समझना, देखो जैसे आपका अभी ये टैक्स स्लैब रेट है ना सर, कुछ ऐसा ही है। यानी सर ये बोल रहा, अगर ये गौरव 4500 रुपये कमाता है ना भाई, पहले के 4500 रुपये, यानी सर अगर मेरी सैलरी 4500 रुपये होगी ना, तो मुझे कितना रुपये देना पड़ेगा भाई, मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। और 450 का 20%, 10% निकालना आता है मुझे कि 450 है ना, एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, 450। और साढ़े अगर 10% 450 है तो 20% कितना होगा, 900। क्लियर। अगले सर 4500 से 7500 के बीच में, 4500 से 7500 के बीच में मुझे कितना देना पड़ेगा, 25% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके बीच में कितना रुपये हो गया सर, इसके बीच में हो गया 3000। और 3000 का 25% कितना हो जाएगा सर, 1500 का आधा, यानी 750 रुपये टैक्स। 900 रुपये इधर देना पड़ रहा है, 750 इधर देना पड़ रहा है। क्लियर है भाई। यहाँ पे मैं ऊपर भी लिख लेते हैं सर, ये इनकम है हमारी और ये हमारे पास टैक्स है। देखो अपने जो देश का टैक्स रेट चलता है वैसे तो चलता है। क्लियर है। आप कितना कमा रहे हैं आप डायरेक्ट नहीं देते सर, जैसे आपने बोला सर 20 लाख का भाई डायरेक्ट 10% देना पड़ेगा, नहीं यार। जो भी हमारे पास टैक्स स्लैब होगी, इकोनॉमिक्स में देख लेना, तो वो जो बजट वीडियो बना रखी होगी एक बार उसको चेक कर लेना, वहाँ पे एग्जांपल मेरे ख्याल से रमन सर ने एग्जांपल दिया आपको बजट का, उसमें भी हमारे पास टैक्स स्लैब रेट कुछ इस तरीके से बढ़ता है, उसको देख लेना आप लोग। क्लियर है। इकोनॉमिक्स के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए नहीं, मैथ्स के लिए तो सिंपल सा है। यानी सर अगर मेरी सैलरी 7500 है ना यार, जैसे मान के चलो मेरी सैलरी अगर 7500 है, तो पहले के 4500 में मुझे 20% देना पड़ेगा, और अगले 3000 में मुझे 25% और देना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं देना पड़ेगा। और इसके बाद का अमाउंट, इसके बाद जो मैं कमाऊंगा, इसके बाद मैं कितना कमा रहा हूँ सर ये अभी नहीं पता, इसके बाद जो भी मैं कमाऊंगा ना उसमें मुझे 30% देना पड़ेगा भाई। क्लियर है यहाँ तक, आपने बोला सर बिल्कुल ठीक। इफ ही पेड 23 पॉइंट, अब यह मेरी इनकम ये नहीं है भाई, याद रखना मेरी इनकम होगी जो इन तीनों को ऐड करके आएगा, यानी सर 4500 प्लस 3000, यानी टोटल इनकम जो होगी मेरी कितनी होगी, इसको मैं अगर एक्स मान लेते हैं यार इसको, ठीक है, इसको एक्स मान लेते, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी सर, मेरी टोटल इनकम ये 4500 यहाँ पे थी, 3000, यानी 4500 3000 7500, 7500 प्लस एक्स, ये है मेरी टोटल इनकम भाई। ठीक है, तो पूरी अगर मैं इन सबको ऐड करके एक साथ देखता हूं, तो एक साथ ऐड करके देखता हूं तो मेरी टोटल कितना बन रहा है, 23.33% बन रहा है। ठीक है सर, इतना टैक्स देना पड़ रहा है मुझे, जब यही नहीं पता तो ये भी नहीं पता होगा। देखिए समझना, पहले की 2 लाइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ लेकिन अगले 2 लाइन की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा कि सर एक्स मान रखा आपने। देन व्हाट इज इज इनकम, इनकी इनकम बताओ भाई कितनी होगी। देखो सबसे पहले एग्जाम तो सर इसी को पकड़ लेता हूँ मैं, ऑप्शन से करके देखते हैं। ठीक है देखो बाकी सर पहले कर ही लेते हैं भाई। 23.3 भाई आपको इतना पता है सर कि 0.33% आपने लिख दिया ना सर, तो 0.33% का मतलब होता है 1/3। तो इसका मतलब तो ये है कि 23.33% का मतलब होगा 23/1/3, यानी सर ये हो जाएगा 70/3। क्लियर है। परसेंटेज और नीचे 100 भी आएगा, नहीं 30 और 7, यानी सर अगर ये इसकी इनकम 30 होगी तो ये कितना पैसा पे कर रहा होगा, 7। ये रेशियो है, ये इसकी फाइनल इनकम और फाइनल जो टैक्स कर रहा होगा उसका रेशियो, यानी अगर इसकी इनकम 30 है तो पैसा टैक्स कितना दे रहा होगा, 7 रुपये टैक्स दे रहा होगा। तो पहली चीज तो सर आप ये देखिए 30 है, हमने बोला बिल्कुल भाई 30 है, तो सर 30 के टेबल में जाना भी तो चाहिए, 30 के टेबल में जा रहा है। आपने बोला सर ये दो ऑप्शन 30 के टेबल में नहीं जा रहे भाई, ये भी 30 के टेबल में नहीं जा रहा है, ये भी 30 के टेबल में नहीं जा रहा भाई, ऑप्शन नंबर सी और बी तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। आंसर जो भी होगा वो 30 का मल्टीपल होगा भाई। देखो यार बेनिफिट तो होता है ना सर, कोई भी ऑप्शन अगर आप देख के हटा रहे हो तो भाई बेनिफिट तो हो रहा है अपने पास, अगर एक और ऑप्शन हट जाता तो मेरा आंसर वहीं पे आ जाता, मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता, लेकिन सर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करते हैं फिर। एक्स का 30%, तो एक्स का 3% कितना हो जाएगा सर, ये 0.3x होगा। ठीक बात। चलिए अगर ये 0.3x होगा तो आपकी इनकम कितनी आएगी, 900 और 700, ये 1650 हो जाएगा। तो 1650 रुपये ये है, प्लस 0.3x ये चीज़। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व सर यहीं किनारे किनारे में करते हैं सॉल्व। ठीक है, 7500 प्लस एक्स, यानी सर 7500 प्लस एक्स ये तो मेरी इनकम है। और अगर मैं अपने टैक्स देखता हूँ तो टैक्स कितना है, 1650 प्लस 0.3x, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा टैक्स है भाई 0.3x। और इनका रेशियो कितने है सर, रेशियो आपने दे रखा 30 और 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले अगर कुछ कट रहा हो तो भाई काट सकते हो सर, मेरे ख्याल से कुछ नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो 7 सर, ये 7 का 75 गुना 7 का 5 गुना 35 आ जाएगा, ये आ जाएगा 52,500 प्लस 7x, और ये आएगा 30 का इसका 3 5 से 15, 16 से 48, 4950। ठीक है, ये 495 से डबल जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे 0.3 इंटू ये कितना आएगा सर, 90, 30 का तो 90, यानी सर 9x आएगा। 7x को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2x आ जाएगा। और 49,500 को आप इस साइड भेज लेना, 49,500 तो सर ये तो 000 आएगा, और ये आएगा 3000, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी अपने पास 1500, और 1500 यानी सर इसका जो भी आपने यहाँ 1500 रुपये।
ठीक है, एक्स की वैल्यू 1500 आ रही है ना भाई, हाँ। तो सर 7500 में जैसे ही आप 1500 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए 9000 मेरा आंसर आएगा। देखो समझ रहे हो यार, स्टार्टिंग में जैसे आपने सॉल्व करा ना, स्टार्टिंग में ही पता चल गया सर आंसर 30 का मल्टीपल होगा, और 30 का मल्टीपल इनमें सर एक ही, सॉरी एक नहीं सर, ए और डी दोनों ही ऑप्शन है, कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन बी और सी को तो आपने हटाई दिया। प्रोबेबिलिटी सर 25% से प्रोबेबिलिटी 50% हो गई सही होने की यार, ठीक है। यानी पहले अगर मैं सही करता, अगर अनुमान लगाना हो तो 25%, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी होता है। तो अगर आप ऑप्शन हटाते तो ऑप्शन हटाने से बेनिफिट ये होता है कि आपके आंसर सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, यानी 25% हो जाएगी, सॉरी 50% हो जाएगी। क्लियर है, सॉल्व कर लेना यार। ये वाले अपने पास इक्वेशन बनेगी, एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू बस यहाँ पुट करनी थी, ये हमारा 7500 प्लस 1500 कितना आएगा, 9000। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। ओके यार, 3 गैलरी है सर इन अ कोल माइन, फ्रॉम फर्स्ट डे 2 गैलरीज आर वर्किंग। 3 गैलरी है, मैं तीनों को नाम देता हूँ सर ए बी सी। पहले दिन देखा जाए टू फ्रॉम पहले दिन से देखा जाए तो 2 गैलरी वर्क कर रही थी, और थर्ड गैलरी स्टार्टेड आफ्टर फ्यू डेज। ओके, आफ्टर दैट प्रोडक्शन इन माइन 1/2 मोर देन बिफोर। अब समझना यार, यानी पहले दिन से कुछ दिन तक ना इन्होंने काम किया, तीसरा वाला खराब था, और जैसे ही तीसरा वाला सही हो गया ना, जैसे ही तीसरा वाला खराब सही हो गया, इनका प्रोडक्शन 1/2 बढ़ गया, 1/2 इंक्रीज हो गया। यानी पहले प्रोडक्शन अगर 2 था तो अब प्रोडक्शन कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है भाई आपको, ठीक है, यानी कितना प्रोड्यूस हो रहा है सर, ये आपको बता रहा है। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। अगर ए और बी अकेले काम करेंगे तो जैसे सी इसको ज्वाइन करेगा तो क्या होगा सर, सी के ज्वाइन करने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 50% बढ़ गया। 50% जैसे ही बढ़ गया, तो जैसे अगर मैं इसको 2x मान लेता हूँ तो ये 3x होगा। भाई जब ए और बी 2x है, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिखता हूँ, ए और बी अगर 2x है तो सी कितना होगा, x होगा। क्लियर है भाई, क्योंकि सर आपने मुझे दिया है 2 और 3 का अनुपात, यानी अगर इसको 2x मान रहे हो तो ए और बी की वैल्यू तो 2x है, सी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। पहली वाली लाइन जो है ना सर, इसका ध्यान से देखना, ये वाली लाइन को, ठीक है। थर्ड गैलरी स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन का आपको रेशियो दे रखा है, ठीक है। जैसी गैलरी सही हो जाएगी, सॉरी जैसी तीसरी वाली गैलरी सही होगी तो आपका प्रोडक्शन 50% बढ़ जाएगा। यानी यानी ये कि सर अगर ए और बी 2x प्रोड्यूस करते तो सी इसका 50% एक्स प्रोड्यूस करता होगा। क्लियर है, आगे आते हैं सर। इट इज गिवन डेट 4 मंथ्स प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड गैलरी। देखो यार, 4 मंथ प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड गैलरी, अच्छा, यानी सर फर्स्ट और थर्ड गैलरी, जो पहली गैलरी और तीसरी गैलरी है ना, इसके 4 महीने का प्रोडक्शन देखो आप, इसके 4 महीने का जो प्रोडक्शन होगा ना, इज इक्वल टू ईयरली प्रोडक्शन ऑफ सेकंड गैलरी। ईयरली बोले तो 12, यानी सेकंड गैलरी बी, यानी इसके 12 महीने के प्रोडक्शन के बराबर है। क्लियर है दोस्त? तो सर इसको स्टार्ट करते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर मैं एक बात समझ गया कि सर 4 का 3 गुना हो जाएगा, और 3 भी अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास a प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े सर, a प्लस बी, तो a प्लस सी की वैल्यू देखो यार, आपको इतना तो पता ही है सर, यहाँ से c की वैल्यू पता है आपको, c की वैल्यू x है, b की वैल्यू नहीं पता। तो c की वैल्यू अगर पता भी चल गई तो यहाँ पे 3b माइनस एक्स, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। देखो यार, यहाँ से ना मुझे c की एफिशिएंसी पता है सर, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, थ्राइस ऑफ b आएगा। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, a की वैल्यू आएगी 3b माइनस एक्स। क्लियर, ये x हमने यहाँ मान रखा है, प्रोडक्शन याद रखना। क्लियर है, बी का सी का हमने प्रोडक्शन x मान के रखा था। अब ये वाले देखो यार, ये मेरे पास इक्वेशन ही तो एक टाइप से, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये तीसरी इक्वेशन बन गई मेरे पास। यानी a प्लस बी इक्वल टू 2s है प्रोडक्शन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3x है, ये भी आपने दे रखा। यानी सर अगर ये सेकंड, ये जो a की वैल्यू है ना, पुट थर्ड, यानी जो तीसरा वाला इक्वेशन है, इसको आप रख दो भाई सेकंड वाले में। यानी a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 3b माइनस एक्स, b की वैल्यू सर b को मत रखो भाई, c की वैल्यू मुझे पता था x है, और ये कितना है टोटल, ये टोटल है अपने पास 3x, है ना। a प्लस बी प्लस एक्स की वैल्यू 3x है, यहाँ से होगा क्या सर, माइनस एक्स कैंसिल, 4b इक्वल टू 3x, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3/4 ऑफ x। ध्यान से देखिए, b का प्रोडक्शन आपके पास आ गया, c का प्रोडक्शन आपने x माना ही था, तो a का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा सर, a का प्रोडक्शन हो जाएगा ये पहले वाले में से, यानी a प्लस बी 2x है, तो b अगर 3/4 है तो कितना आ जाएगा टोटल, ये टोटल आ जाएगा भाई 4 से 5x/4। क्लियर है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना आ जाएगा सर, बी का, ए का आ जाएगा 5x/, यानी यही बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ सेकंड गैलरी टू फर्स्ट गैलरी। यानी सर परसेंटेज ऑफ जो सेकंड गैलरी है ना, ये वाली लाइन, सेकंड गैलरी का पहली वाली गैलरी से, भाई सेकंड वाली गैलरी यानी बी, पहली वाली गैलरी यानी ए, इससे कंपेयर करके बताना है कितना एफिशिएंसी होगी। तो सेकंड गैलरी यानी बी, बी का कितना है सर, बी का है अपने पास 3/4x,
और ए का कितना है सर, ए का अपने पास 5x/4। क्लियर सर, x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 3/5 इंटू 100 कर लीजिए सर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 60%। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ गए आप सभी के सभी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था भाई, इसको हो सके तो पॉज करके या थोड़ा स्लो मोशन में दोबारा भी देख लेना है एक बार, ठीक है। मैं कुछ दोबारा समझा देता हूँ सर। ए प्लस बी का प्रोडक्शन जो है वो ए प्लस बी प्लस सी के प्रोडक्शन का आपने रेशियो दे रखा है, यानी अगर 2x है तो 3x, 3x में सर ए प्लस बी अगर 2x, तो सी कितना हो जाएगा x, यानी x का सी का प्रोडक्शन मुझे पता है इंडिविजुअली, ए और बी का भी आपको इंडिविजुअल प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। अगली लाइन आपने मुझे दी है कि सर ए प्लस सी का 4 महीने का प्रोडक्शन बी के 12 महीने के प्रोडक्शन के बराबर है, यानी सर ये इक्वेशन आ रही है। सी की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी 3b माइनस एक्स, ये ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बी का प्रोडक्शन भी आ जाएगा, और ये बी की वैल्यू अगर पहले वाले में पुट करोगे तो ए का प्रोडक्शन भी आ गया। ए बी सी तीनों का इंडिविजुअली प्रोडक्शन आपने निकाल चुके हो, तो ये पूछ रहा सर ये इसका आंसर दे देना, यानी जो सेकंड गैलरी है उसका पहली गैलरी यानी फर्स्ट ए वाली b/a/100, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू निकाल रखी थी, एक्स के टर्म में सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर। क्लियर है भाई, अच्छा क्वेश्चन था यार, सॉल्व करना, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पहले से किए, और थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे थोड़ा आपको फ्रेश दिखने को, ठीक है। इन चीज़ों की आप लोग आदत भी डालें सर। एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे आपको, बिल्कुल नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोगों की इनका आदत होनी चाहिए कि सर कॉन्सेप्ट अगर मेरे पास अच्छे से क्लियर है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि सर मैं इसको आगे, ठीक है, कि सर मुझे कोई दिक्कत आएगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। बाय रिडक्शन इन प्राइस ऑफ शुगर, भाई प्राइस की बात कर रहा है सर, ओरिजिनल और न्यू की बात कर लेता हूँ फिर मैं। प्राइस ऑफ शुगर रेड्यूस हो रहा है, यानी 1/5, यानी सर 5 से कितना हो गया, 5 से 4, प्राइस की बात कर रहा है। और इससे भाई अब आपको पता है सर, अब 600 रुपये में, भाई 600 रुपये की बात का मतलब क्या है, यानी पहले भी मैं 600 रुपये खर्च करता था, अभी भी 600 रुपये खर्च करता हूँ, एक्सपेंडिचर सेम। एक्सपेंडिचर सेम मतलब प्राइस और कंजप्शन क्या होगा, प्राइस और कंजप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर एक दूसरे के। प्राइस और कंजप्शन क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्राइस का अगर आपने रेशियो दिया है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 और 5। इनवर्सली का मतलब यही होता है कि सर प्राइस अगर किसी भी चीज, भाई खुद ही सोचो, अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो आप उतने ही पैसे में अब क्या कर पाओगे, ज्यादा सामान खरीद पाओगे, है कि नहीं। यानी प्राइस कम हो गया, अब सामान मैं ज्यादा खरीद पाऊंगा, यानी पहले वाले कंजप्शन का और नए वाले कंजप्शन का, खपत का अनुपात जो होगा सर वो बढ़ जाएगा, यानी 4-5 हो जाएगा। उल्टा कर देना, 5 का को 4-5 बना देना। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ शुगर बिफोर डिग्री, यानी बिफोर डिग्रीज बोले तो ओरिजिनल वाले, डिग्री बिफोर डिग्रीज यानी ओरिजिनल, यानी बिफोर डिग्रीज का मतलब क्या कि पहले वाला बताइए। प्राइस पहले वाला मतलब 5, सर आंसर क्या होगा, आंसर सर 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल दिख रहा है क्या इनमें से कोई, ऑप्शन नंबर बी आंसर भाई, ठीक है। फिर भी भाई एक बार क्रॉस मल्टीपल है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन सर एक्सपेंडिचर है सर, प्राइस से पॉइंट में भी, सर पॉइंट में कोई ऑप्शन है ही नहीं, पॉइंट में होता भाई पॉइंट वाला, तब मैं इसको सॉल्व भी करता, फिर भी आप लोग देख लेना इसमें। हाँ तो 4 और 5 सर, अब ये बंदा 5 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, साफ दिख रहा है सर 5 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, ये 1 यूनिट जो है वो 5 किलो के बराबर होगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 20 किलो। ठीक है, तो सर ये 20 किलो के लिए, 20 किलो खरीदने के लिए 600 रुपये खर्च करता था, यानी 1 किलो के लिए कितना करता होगा, 1 किलो के लिए 30 रुपये, और यही तो पूछ रहा था ओरिजिनल प्राइस। क्लियर है, तो पहले आपने ओरिजिनल कंजप्शन निकाला, ये ओरिजिनल कंजप्शन है, यानी सर पहले वो 20 kg खाता था तो खर्चा कितना करता था, 600 रुपये। 20 kg अगर 600 हो गया तो 1 kg कितने का होगा, 30 रुपये का होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। देखो यार एक चीज समझना, मैंने एक क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया था 5 की, आंसर 5 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन था 5 का मल्टीपल, इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी मेरे को, ठीक है। दिमाग में सर ये भी चीजें आती है कि सर ऑप्शन भले ही 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन 5 का मल्टीपल पॉइंट में नहीं हो सकता, क्योंकि सर एक्सपेंडिचर भी देखो यार, ये भी याद रखना सर, प्राइस जो है प्राइस डेसिमल में भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं कोई चीज़ आपको हमेशा, कोई चीज़ हमेशा आपको 5 रुपये या 6 रुपये, कोई चीज़ आपको 5.5 रुपये के दाम से ही मिलती है, 7.5 रुपये के दाम से भी मिलती है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल सर ऑप्शन में कोई पॉइंट वाला नहीं था, तो सीधा जो आपके 5 में के मल्टीपल में वही आपका आंसर, पहली प्रायोरिटी ऑप्शन, दूसरी प्रायोरिटी कैलकुलेशन, भाई ऑप्शन में ही अपना आंसर हो गया था। क्लियर है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अ मैन गिव इतना इतना सैलरी, सॉरी, अ मैन गिव्स 50% ऑफ हिज सैलरी, तो इतना इज वाइफ, भाई 84,100 रुपीज थे, इसमें से 50% अपनी वाइफ को दे दिया भाई, 50% वाइफ को दे दिया, बिल्कुल ठीक। और बाकी का 50% अपने बच्चों को दे दिया, और बच्चों का नाम है भाई ए और बी। इसका 50% आधा आधा करेंगे तो कितना आएगा सर, आधा करेंगे तो ये आएगा 4250 रुपीज, और ये बांट दिया इसने ए और बी में। और ए बंदा है 15 साल का, ए बंदा है 15 साल का, बी बंदा है 13 साल का। अच्छी बात है भाई। ही डिवाइडेड इन सच अ वे दैट ईच ऑफ हिज सन्स व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 18, अच्छा भाई, ओहो ओहो, इसलिए चले भाई, हाँ
देखिए एक चीज समझना है यार, ये क्वेश्चन है तो भाई परसेंटेज वर्ड भले यूज हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज कर रखा है ये 5% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यानी सर ये चैप्टर क्या है भाई, कंपाउंड रेट इंटरेस्ट का हो गया फिर तो। बिल्कुल भाई, क्योंकि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगेगा यहाँ पर। तो सर ये क्वेश्चन करे ना करे कर लेते, ठीक है। फिलहाल आपकी सीट में तो कर लेना भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना अमाउंट का फॉर्मूला, यानी कोई भी पैसा आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जब डिपॉजिट करते हो तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+r/100 की पावर एन। पी का मतलब है भाई प्रिंसिपल, जो भी पैसा आपको मिला है। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो ब्याज की दर कितनी है सर ये बताइए आप। और एन का मतलब है टाइम, यानी कितने टाइम के लिए पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा है भाई, ठीक है। समझ गए। जैसे मान के चलो सर, देखो दो टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में बस यही फर्क है कि सर सिंपल इंटरेस्ट में ना आपको इंटरेस्ट सिंपल ही रहता है, यानी सर आपको इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल में मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट प्रिंसिपल में भी मिलता है और इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए उसका फॉर्मूला अलग होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग होता है। फिलहाल जब चैप्टर होगा तब का तब डिस्कस करेंगे, इस वाली लाइन को याद रखना यार, ठीक है। समझना थोड़ा बहुत यूज होगा सर, क्योंकि यहाँ पर आपने बोला जो ए का पैसा है ना, ए को कितना पैसा मिला मुझे नहीं पता भाई, ए का प्रिंसिपल मैं ए ही मान लेता हूँ। और ए का देखो 15 साल से 18 साल, यानी कितने का गैप, 3 साल। यानी इसका इसको जो पैसा मिला था ना, इसको जो पैसा मिला था वो इसने 3 साल के लिए जमा करा। 5% भाई, 5% है, 3 साल के लिए जमा करा था। और जो बी नाम का बंदा है, बी का प्रिंसिपल बी मान लेता हूँ, 13 से 18 यानी 5 साल, यानी इसने पैसा 5 साल के लिए जमा किया था। 1+5/100 की पावर 5। इनका जो अमाउंट, ये अमाउंट की बात कर रहे हैं सर, इनका जो अमाउंट होगा ना 18 साल में आके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं ए और बी का रेशियो निकल जाता हूँ, ए और बी का रेशियो निकालिए सर, यहीं से अपना आंसर आ जाएगा। करते हैं फिर। देखो यार ये दोनों का देखो यार, आपको एक चीज पता है कि सर ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन। सही बात है। यानी अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में। तो इन दोनों को ध्यान से देखो भाई, इन दोनों का, इसको अगर ये पूरे को नीचे भेजूंगा, दोनों का बेस सेम है, पावर माइनस में हो जाएगी। और 5/100 को मैं साथ ही साथ सॉल्व भी कर रहा हूँ, 21/20। और बी को नीचे ले आता हूँ, तो कितना हो जाएगा सर, 21/20 का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर क्योंकि 5 - 3 2 हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 441 और 400। ये इनके ये इनके क्या सर, ये इनका जो पैसा मिला था ना उनको अनुपात आ गया। यानी सर अगर ए को 441 मिले होंगे तो बी को कितने मिले होंगे, 400 रुपये मिले होंगे। ठीक है सर, आप मुझे बताइए शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना है। देखो टोटल कितना है, टोटल टोटल है 400 और 441, 841। और टोटल इन तीनों दोनों को मिलकर पैसा कितना मिला था, ये है भाई दोनों का, ए और बी का कंबाइंड पैसा। यानी सर ये जो 841, ये 42,42050 रुपीज लिखा है ना, ये 841 का है, ए और बी का। और पूछा क्या है, पूछा आपने बी का हिस्सा, भाई बी का है, बी ये रहा 400 वाला, तो ये बी के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना आंसर। भाई ये साफ दिख रहा है भाई, 841 का आधा करोगे तो ये 5 आएगा, 50, और 50 × 400 कितना आ जाएगा, 20,000। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सबको यहाँ तक, समझ गए भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इन चीज़ों को। क्लियर। देखो पहली यार ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में ही पढ़ाना था, फिलहाल आप लोगों ने पढ़ा नहीं। देख लो यार इस क्वेश्चन को, आप में से जिस जिसने पढ़ा है पहले से, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे लिखा है। तो ये जो पैसा है ना सर, अमाउंट यानी ए का प्रिंसिपल, ये ए जो है ना, मैं ए का प्रिंसिपल, जो ए को पैसा मिला वो ए, यानी ए का प्रिंसिपल, और बी को बी मान रहा हूँ मैं। तो ये ए के लिए ए वैल्यू रख देना, बी के लिए बी रख देना, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसका 3 साल होगा, इसका 5 साल। भाई सिंपल सी बात है, अगर ए 15 साल का है तो 15 से 18 साल होने में उसको 3 साल लग जाएंगे, और बी अगर 13 साल का है तो 13 से 18 साल होने में उसको 5 साल लग देंगे। यानी उसने बंदे ने पैसा अपना 5 साल के लिए, और इसने पैसा 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। क्लियर है। यहाँ पे ए और बी, या ए और बी कहने का मतलब है, यानी ए को जो पैसा मिला था और जो बी को पैसा मिला है, उनका पैसे का रेशियो आ रहा था 441 और 400। यानी दोनों को ऐड करोगे तो 841, अरे 42,050, 841 की वैल्यू से डिवाइड करना, और जो पूछा है आपने 400 उससे मल्टीप्लाई कर देना दोस्त, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यार सॉल्व कर लेना, बड़ा सिंपल है। और देखो एक चीज और, देख के नहीं सर कि 8 किससे काटो भाई, किससे काटो, इतना आपको पता होना चाहिए सर। 841 का 5 गुना तो कर ही सकते हो यार, बताया था मैंने, इस नंबर का आधा कर दिया करो। इस नंबर का आधा कितना होगा, 4205। ठीक है, यही इसका 5 गुना होगा। क्लियर है। तो इस नंबर का आधा कर देना 420.5, और उसका आखिरी में इंटू 10 कर देना, ये हमारा। ठीक है, कहने का मतलब बस ये n × 5 का मतलब ये है कि सर n को 2 से डिवाइड कर देना, आखिरी में 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो देख के लग रहा है सर कि उससे इसका 5 गुना है, 50, 50 × 20 40 कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए यहाँ तक। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन तो सर हमने 3 वाला वेन डायग्राम है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 3 वाला वेन डायग्राम मतलब सर, एक पहला ये सर्कल बनाइए, दूसरा ये बनाइए, और तीसरा आप ये बनाइए।
पहला सर्कल है मैथ्स वालों का, दूसरा सर्कल है इंग्लिश वालों का, तीसरा सर्कल है हिंदी वालों का। 50% बच्चे, सॉरी 40% बच्चे मैथ्स में फेल हो गए भाई, ये फेल, ये भी याद रखना, डाटा किसका है, डाटा फेल का है। 40% बच्चे मैथ्स में फेल हो गए, 50% इंग्लिश में, ये 50% है भाई। और और क्या है, 30% हिंदी में, 30% सर हिंदी में फेल हो गए। 25% मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, 25% मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, यह भाई दोनों के बीच में आएगा। और 15% इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश और हिंदी 15% यहाँ पे आ जाएगा। और 22% मैथ्स और हिंदी, मैथ्स और हिंदी 22% हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। आखिरी में 13% तीनों भाई, ये ऐसा पार्ट है जो तीनों में आ रहा है, यानी ये 13% यहाँ पर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, वैसे तो पता होना चाहिए लेकिन फिर भी समझना। जब हम मैथ्स की बात करते हैं ना सर, मैथ्स की सर 40% बच्चे मैथ्स में फेल हो गए, तो यहाँ पर ना इसमें 4 बच्चे आते हैं। एक तो वो वाले बच्चे जो सिर्फ मैथ्स में फेल होंगे, वो भी इंक्लूड होते हैं इसमें। एक वाले बच्चे जो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में फेल हुए होंगे, एक वाले बच्चे जो सिर्फ मैथ्स और हिंदी में फेल हुए होंगे, और एक वाले बच्चे जो तीनों में फेल होंगे, ऑल 3। समझ रहे हो भाई यहाँ तक? वेन डायग्राम से क्यों करते हैं सर? ये 40% बच्चे, आप देखो 40% बच्चे मैथ्स में फेल हो गए और 40% बच्चे सिर्फ मैथ्स में फेल हो गए, इन दोनों ही सेंटेंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है भाई। सिर्फ मैथ्स में फेल होना यानी सिर्फ मैथ्स में फेल हूं, बाकी सब में पास हूं। और जब आपने बोला मैथ्स में फेल हो गए, मैथ्स में फेल, जब आपने बोला सर 40% बच्चे मैथ्स में फेल हो गए, भाई तो जो बच्चा सिर्फ मैथ्स में फेल है वो फेल माना जाएगा। जो बच्चा सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में फेल है वो भी तो मैथ्स में फेल है, वो अलग बच्चे हैं, ये अलग बच्चे हैं, ये यानी सर ये आपको इसलिए वेन डायग्राम से हम करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि सर ये डाटा 4 पार्ट में, देखा आपने देखा होगा सर, ये 4 जो सर्कल है ना मैथ्स का, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाई। ठीक है, चलो यानी सर ये वाला डर दिख रहा है ना, ये 13% कौन से हैं जो तीनों फेल हो गए, ये खाली खाली था, ये मैथ्स और इंग्लिश यानी ओनली मैथ्स और इंग्लिश, ये खाली खाली था सर मैथ्स और हिंदी ओनली मैथ्स, और ये खाली खाली था जो पूरा खाली हो रखा है ये ओनली मैथ्स का। सिमिलरली हिंदी वालों के लिए और सिमिलरली इंग्लिश वालों के लिए भी। और एक चीज और, आपने मुझे बोला सर मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश की जब बात कर रहे हो ना सर, इसमें भी 2 बच्चे आते हैं हमारे पास, एक वो वाला जो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश में फेल हुए होंगे, और एक ऑल 3 वाला। ठीक है, और सेम मैथ्स हिंदी के लिए भी और सेम इंग्लिश हिंदी के लिए भी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आप भी देख रहे हैं ना 25% मैथ्स और इंग्लिश में फेल हुए, तो 25% में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश वाले थोड़ा आएंगे, ओनली मैथ्स इंग्लिश वाले भी आएंगे। और जो बंदा तीनों सब्जेक्ट में फेल है वो बंदा मैथ्स और इंग्लिश में भी तो फेल होगा। इसलिए यार इनको आपको देखो, आप ये गलत पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वाला और एक ये ऑल 3 वाला है और ये ओनली मैथ्स इंग्लिश वाला है। क्लियर है? चलिए सबसे पहला काम सर, इनके बीच के नंबर लिखिए। बिल्कुल, 25 में से 13 गया कितना आ जाएगा सर? 12%। 22 में से 13 गया सर 9%। 15 में से 2 गया कितना आ गया सर? ये सॉरी 15 में से 13 गया 2%। इनको ऐड करिए, 12 13 25, 25 माइनस 9 कितना आ गया? 34। 40 में से 44 गया तो कितना आएगा? हाँ 40 में से 44 गया तो 6% ही आ जाएगा। 40 में से 34, ठीक है। इसमें आते हैं सर 12 13 25, 25 हो तो 27, 50 में 27 गया तो कितना आ जाएगा? 23% ये आ गया हमारे पास। और 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22, 22 हो तो 24, 30 में 24 गया तो कितना आ जाएगा सर? ये 6% आ गया। क्लियर है? अब समझना, ये जो अंदर के नंबर है ना, अगर इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे ना तो ये क्या आ जाएगा? फेल इन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, फेल इन एटलीस्ट 3 बोल रहा, फेल इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। यानी अगर मैं जितने भी ये नंबर अपने अंदर लिखे हैं आपने, जितने भी नंबर आपने अंदर लिखे हुए, इन सबको अगर आप ऐड कर दो तो कौन से बच्चे आएंगे जो कम से कम एक विषय में फेल है? कम से कम एक विषय में फेल होने का, इसको निकालना के रीजन क्या है सर? निकालने का रीजन ये है, आप मुझसे पूछ रहे हो ऐसे कितने बच्चे तो कम से जो तीनों सब्जेक्ट में पास है। भाई जो बच्चे तीनों सब्जेक्ट में पास होंगे वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, जितने बच्चे कम से कम एक सब्जेक्ट में, जो एक सब्जेक्ट में फेल है वो भी निकाले, जो 2 सब्जेक्ट में फेल है वो भी निकाले, जो तीनों में फेल है वो भी निकाले। और जब ये सारे आ जाएंगे तो आप इनको 100% में से माइनस कर देंगे। क्लियर है भाई? तो सर मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, बल्कि 100% में से अगर मैं इनको माइनस कर दूँ ना सर, तो ये क्या आ जाएंगे? पास इन ऑल 3 आ जाएंगे। तो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं भाई। सही है ना यार? चलिए तो 100% में से सर माइनस करते हैं, इन सबको ऐड करिए। भाई देखो इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा सर्कल किसका है? ये मैथ्स का। ये तो 40 हो गया, 40 है, 40 और 23 63, 63 और 23 कितना, 2 कितना हो जाएगा? 65, 65 और 6 कितना हो जाएगा? 71। तो 100 में से 71 किया तो कितना आ जाएगा सर अपने पास? 9 और 20, 29%। 29% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ही विषय में पास हैं भाई। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए यार? चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, बड़ा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है सर। 2 वाला क्वेश्चन हम विदाउट वेन डायग्राम भी कर लेते हैं, लेकिन सर 3 वाले क्वेश्चन के लिए वेन डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? ये 3 वाले वेन डायग्राम क्वेश्चन हमने क्लास में इससे भी अच्छे क्वेश्चन किए हैं, उनको ट्राई करना आप लोग। क्लियर है? चलिए यार 3 वाले वेन डायग्राम को बोला मतलब एग्जाम में कभी आ गया, ठीक है, तो बस इसकी लैंग्वेज ही बड़ी होती है, अदरवाइज को सर्कल सबसे पहला दिमाग में जो आना चाहिए वो 3 वाला है, तो वेन डायग्राम
क्वेश्चन देख के ही पता लग गया था कि वेन डायग्राम वाला है अपने पास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लाइन में आते, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा उससे पहले याद रखना भाई, ये इधर वाला डाटा भी ध्यान रखना इस चीज को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके ऑन प्रीपेड कार्ड ऑफ सेम प्राइस कंपनी ए गिव्स 19% लॉय। भाई ये ए और बी दो कंपनी है, अपने पास सिम होते हैं ना भाई, सिम प्रीपेड और पोस्टपेड होते हैं, उसी की बात कर रही है। कंपनी ए जो है ना सर 19% लेस टॉक टाइम दे रही है, यानी सर अगर ये 100 टॉक टाइम दे रही होगी तो 19% कम, 19% मतलब 100 का 19% कम, तो कितना हो जाएगा 81। यानी ए 81 टॉक टाइम दे रहा है और बी कितना दे रहा है 100 टॉक टाइम दे रहा है। क्लियर है? ऑन द पोस्ट पेड कार्ड, अच्छा ये भी याद रखना सर प्राइस सेम है, ये सेम प्राइस। भाई प्राइस से फर्क पड़ता है बिल्कुल भाई, प्राइस भी तो सेम होना चाहिए, दोनों का प्राइस सेम है, लेकिन ये 81 टॉक टाइम दे रहा है और ये 100 टॉक टाइम दे रहा है प्रीपेड सिम में। अब बात कर दिया आपने अगले वाले में पोस्टपेड की बात कर रहे हो। पोस्टपेड में आप क्या बात कर रहे हो सर, ए एंड बी गिव्स 11.11%। भाई 11.11% किसको बोलते हो आप? इसका मतलब तो सर 11 1/9 होता है, इसका मतलब 1/9 एंड 10% लग, यानी सर इसका 1/9, 1/9 भाई इसका 1/9 निकालूंगा तो 9 आएगा, ये कितना आ जाएगा 72 इतना, और 10% भाई इसका ये, और ये 10% कम दे रही है, 10% कम है यानी 90। क्लियर है? यानी कंपनी ए जो है ना अपना जो प्रीपेड में दे रही है उससे 1/9 यानी 9 यानी 72, यानी 1/9 कम देगी, यानी सर 72 का टॉक टाइम दे रही है, और जो कंपनी बी है वो 90 का टॉक टाइम दे रही है पोस्टपेड के सिम में। क्लियर है दोस्त? उसके बाद सर ठीक है, फाइंड हाउ मच परसेंट लेस टॉक टाइम विल बी गिवन बाय ए देन बी ऑन पोस्टपेड कार्ड। तो पोस्टपेड का में आपको देखना है सर कितने कम दे रहा है, तो कितना कम दे रहा है भाई 18। बी से कंपेरिजन कर रहे हो आप, बिल्कुल, तो बी से कंपेरिजन कर रहे हो कितना कम दे रहे हो भाई लेस, और ये आ जाएगा बी से कंपेरिजन तो बी आ जाएगा 18/90 यानी 1/5, और 1/5 मतलब 20%। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके सिंपल क्वेश्चन था, प्रीपेड पोस्टपेड की बात कर रहा था कितना कम, ये पोस्टपेड की बात कर रहा था, नीचे पोस्टपेड का ही रखना आप लोग। ठीक है? ये सिर्फ पोस्टपेड कार्ड के बारे में पूछ रहा है कि सर ए जो है ए में बी से कितना कम मिल रहा है पोस्टपेड कार्ड। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 2/5 of the voters voted for P and rest vote is promised to vote for Q। भाई P और Q दो हैं, P और Q दो बंदे जो इलेक्शन में उठे, 2/5 यानी टोटल वोटर भाई, तो टोटल वोटर्स है ना वो है अपने पास 5, 5 में 2 लोगों ने बोला भाई हम P तेरे को वोट देंगे, और Q को क्या बोला भाई, Q को 3 लोग वोट देंगे। भाई 5 में से 2 लोग अगर P को वोट देंगे तो Q को कितने लोग वोट देंगे, 3 देंगे। ठीक है? एंड द रेस्ट प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू ऑफ दीज ऑन द लास्ट डे। भाई जब वोटिंग डे आ गया, वोटिंग डे में क्या हुआ सर, 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑफ द प्रॉमिस टू वोट फॉर पी। भाई ये जो पी के बंदे हैं ना 15% बंदों ने बोला भाई तेरे को वोट देंगे नहीं, यानी जो 15 देखो जिस दिन वोटिंग डे हुआ, जिस दिन वोटिंग डे हुआ उस दिन हुआ क्या सर, इसमें से 15% लोगों ने इसको वोट दिया ही नहीं, इसको नहीं दिया तो किसको दिया होगा फिर क्यू की तरफ। 15% मतलब यानी सर 2 में से ना 15% ही रहे इसके पास, यानी सर सॉरी 15% चलेगा यानी 85% तो रहा होगा। क्लियर है? 15% मतलब 3/20 यानी 17/20 अभी भी हैं, बाकी के जो 3 बाकी के जो थे ना, बाकी के जो 2 के 15% है वो चले गए क्यू के पास। क्लियर है यहाँ तक? एंड द 25% वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू। भाई देखो इसका 25% और इसका 25% इधर आ गया, 25% 1/4, लेकिन 25% इधर भी तो रहेगा ही अपने पास। क्लियर? 25% बोल रहा, 25% जो उसके थे क्यू वाले के वो चले गए पी के पास, लेकिन 75% अभी भी क्यू के पास ही है। याद रखना जो ये बंदे प्रॉमिस टू नॉट बोल रहे बोला, जैसे 15% लोगों ने वोट नहीं दिया जो पी को वोट थे, 15% जो लोग थे जो बोल रहे थे कि पी को वोट देंगे वो चले गए क्यू के पास, यानी इसका 15% चले गया इधर। ठीक है? इसका 25% चले गया इधर, और इसका इसका 15% चले गया इधर, है ना? यानी इसका अभी भी देखा जाए तो 85% इसके पास ही है और इसका 75% इसके पास ही है। क्लियर है? ओके अब होता क्या है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यार रेशियो से ही करेंगे सॉल्व, तो 20 का 4 गुना सर इसका 5 गुना मल्टीप्लाई करते, और इसको ही 5 गुना मल्टीप्लाई करते हम लोग। 20 बस नीचे का पार्ट पूरा हट जाएगा, फ्रैक्शन देखो अपने को रेशियो निकालना था इसलिए। सर 2 का 17 गुना कितना हो जाएगा 34, 34 और 15 कितना हो जाएगा सर 49 हो जाएगा। 2 का 3 गुना 10, 5 का 3 गुना 15 तो 45, 45 और 10 कितना, सॉरी 5 का 3 गुना 15, 15 और 3 45, हाँ 45 और 6 कितना आ जाएगा, 45 और 6 51 आ जाएगा अपने पास। यानी वोटिंग डे के दिन हुआ क्या होगा सर, वोटिंग डे के दिन इसको पड़े हैं 49 वोट और इसको पड़े हैं भाई 51 वोट। अच्छा मुझे एक चीज देखो, एक चीज याद रखना,
भाई वोटर इधर उधर गए, वोटर सब आए इलेक्शन के दिन सारे के सारे बंदे वोट देने आए हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस हुआ ये है कि सर जो पी के वोटर थे वो क्यू पे चले गए, क्यू के थोड़े बहुत वोटर पी पे चले गए, बस और कोई फर्क नहीं हुआ है। अदरवाइज टोटल वोटर सेम है। और आपको साफ दिख रहा है वोटिंग डे में भाई बी को इस तरीके से पी को 49 मिलेंगे, क्यू को 51। तो जीता कौन भाई? जीत गया ये भाई, ये जीत गया, अच्छी बात है भाई, जीत गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा मतलब पी लॉस्ट बाय 2 वोट्स, पी 2 वोट से हार गया। भाई इनका अंतर एक्चुअली भी 2 ही है सर, ये 2 वोट से हार गया, वो तो मुझे दिख ही रहा है भाई, 2 वोट से हार गया, यानी 2 वोट जो है सर वो 2 की वैल्यू है। और आप बताइए टोटल वोट भी कितने हैं? 49 प्लस 51 100। आंसर 100 ही आएगा। आंसर सर 100 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ गए? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, देखो दोबारा से देख लेना सर। इसके 15% वोटर इधर चले गए, इसके 25% वोटर इधर, इसके 85% वोटर अभी भी इधर हैं, और इसके 75% वोटर इसके पास ही हैं। दोनों का फ्रैक्शन सेम बनाना, यानी दोनों के सबके डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। कर लिया सर, ये 49 की 51 आ रहा, साफ दिख रहा है क्यों जीत रहा है और पी हार रहा है। और ये उसने आखिरी में यही बोला कि पी 2 वोट से हार गया, यानी दोनों का अंतर जो 2 वोट है वो 2 की वैल्यू, और टोटल 100 है। मल्टीप्लाई कर देना, 100 वोट्स अपने आंसर आएगा, टोटल वोट्स 100 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। टोटल पॉपुलेशन दे दी सर आपको। ओके, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, 90% नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, देखो यार परसेंटेज में आंसर बताना है, इसको पहले हटा देते, ये 3 जीरो को 3 जीरो से हटा दिया। ओके ओके सर, और सर इसकी बात करते हैं तो सर ये मेरे ख्याल से 12 के टोटल में 12 का 20 गुना और 12 का 11 गुना, यानी सर टोटल लोग अगर 20 है तो इसमें से यानी सर ये 11/20, यानी यही तो बोलना चाहता है। यानी ये टोटल है और ये क्या है सर? ये अपने पास मेल है। देखो आंसर ना मैंने आखिरी में देख लिया था सर, आंसर मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज में निकालना है, तो इसलिए मुझे नंबर की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। तो 20 अगर कुल लोग शहर में 20 रहते हैं तो उसमें से 11 लोग क्या हैं? पुरुष, और 9 लोग क्या होंगे? महिलाएं होंगी। 90 मेल्स आर एजुकेटेड आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है भाई, टोटल लोग सर 5-5 कर लेते हैं इसको, 100 मान रहा हूँ भाई मैं इसलिए। ठीक है, तो टोटल अगर अपने पास 100 लोग हैं तो इसमें से मेल हो जाएंगे 55 और फीमेल हो जाएगी अपने पास, है ना भाई, 5 का 11 गुना 55, तो ये कितना हो जाएगा? ये 45 फीमेल हो जाएगी अपने पास। ये मेल है और ये फीमेल है। आगे बढ़ते हैं। 90% यानी 9/10, 90% क्या है सर? एजुकेटेड है। 64% आर एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल, 90% आर एजुकेटेड आउट ऑफ एवरी पर्सन। 90 मेल्स का मतलब क्या है? यानी 9 में से 10 लोग, यानी सॉरी 10 में से 9 लोग क्या है? हमेशा 10 में से 9 पुरुष क्या है? पढ़े लिखे। इफ 64% आर एजुकेटेड, और बोला भाई टोटल एजुकेटेड की बात कर रहा है ये, एजुकेटेड कितने हैं भाई? जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को तो एजुकेटेड बोलते हैं। टोटल का 64%, ये एजुकेटेड है भाई 64% टोटल का। 40% नंबर हु डिड नॉट, हु कैन रीड। अच्छा कितनी महिलाएं? तो भाई अगर ये है तो भाई इसका मतलब ये है 9/10, तो 1/10 निकालूंगा तो ये क्या होंगे? ये एजुकेटेड नहीं होंगे। इसको इसका 90% निकाल, ये 90% निकालना, 90% निकाल दो इसका डायरेक्ट, 9/10 है ना। और 9/10 के लिए अगर वैसा मुश्किल लग रहा है तो आप 1/10 निकालिए, 5.5 आएगा, 5.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 49.5 आएगा दोस्त। ठीक है, 5.5 बिल्कुल ठीक है सर। और यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 14.5। ये वाली वैल्यू मेरे पास थी नहीं भाई, बस आपको इतना पता है कि सर ये वाली वैल्यू होगी जो इन दोनों को ऐड करके 64 ही तो आएगा, यानी 14, यानी सर 45 में से 14.5 महिलाएं क्या हैं? पढ़ी लिखी हैं, और यही आपको परसेंटेज में बताना है। तो 14.5 महिलाएं हैं जो भाई एजुकेटेड है, एजुकेटेड फीमेल। ठीक है, और नीचे आ जाएगा टोटल फीमेल, ये है भाई टोटल फीमेल। और सर इसको इंटू 100 करिए, ये हमारा आंसर। डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 का 9 गुना, 5 का 2 गुना। और कुछ कट रहा है सर? और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये आ जाएगा अपने पास 290/9। 290/9 किसी के ऑप्शन पे, ये रहा भाई, एक ही ऑप्शन है जिसके क्या है? डिनोमिनेटर में 9 है, तो सर यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका आंसर। 3 2 2/9, वैसे 2/9 होना चाहिए भाई, 9 का 3 गुना, 9 का 2 गुना, हाँ ये 2/9 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, छोटा सा ही है, भले जिसके आप नीचे आपने 9 देखा वही मेरा आंसर होगा कि सर डिनोमिनेटर में 9 है और ये कट नहीं रहा है पूरा, तो 290/9% क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, सिंपल था सर। देखो यार एक चीज याद रखना सर, आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए तो ये कोई इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको रेशियो लिखिए 20 और 11, यानी सर, और इसको टोटल को आपको 100 बना के इंटू 5 कर लेते हो ऊपर, यानी 100 में से 55 लोग, अगर 55 पुरुष है तो महिलाएं 45 होंगी, और 55 में से 55 का 90% कितना होगा? 49.5। सर इतने लोग क्या है? इतने पुरुष एजुकेटेड है, और टोटल के 64% एजुकेटेड है, यानी 14.5 महिलाएं भी क्या होंगी सर? एजुकेटेड होगी, कि इन दोनों को ऐड करके 64 आना चाहिए। तो कितनी महिलाएं एजुकेटेड है? 14.5,
अपॉन में टोटल फीमेल कितनी है 45 इंटू 100 कर लेना, ये हमारा आंसर हो जाएगा 290/9%। ओके भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखो यार ये क्वेश्चन तो बहुत बार किया है। सर 5.5% कमीशन दे रहे हैं भाई टोटल सेल में, और 10,000 से ऊपर करोगे तो क्या होगा। सर 10,000 करोगे तो भाई 5.5% कमीशन दूंगा भाई, और 10,000 से ऊपर अगर आप करोगे तो क्या करेंगे, आपको आधा परसेंट और दूंगा, यानी 5.5 और आधा कितना हो जाएगा 6% दूंगा। क्लियर। और ऐसे करने पे ना इस बंदे ने टोटल सेल कितने की कर दी, टोटल सेल कर दी 1990 रुपए की। तो आप मुझे बताइए कि टोटल इनकम कितना होगा, ये वाली बतानी, व्हाट इज टोटल सेल, टोटल, अच्छा सॉरी यार, ये इनकम है और ये टोटल सेल है। अब एक चीज ध्यान से देखना यार, हमने आपको बताया था कि सर यहाँ पर ना जो चीज नंबर, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो ये नंबर भी सेम होगा। मैंने बोला बिल्कुल सर, ये 5.5 है, ये 6 है, तो ये तो सर सेम हो नहीं सकता। तो एक काम दोनों को सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसमें 0.5% ऐड करोगे, तो 6 है तो 6, ये भी कितना होगा फिर, ये भी इस हिसाब से 6% हुआ। तो सर ये 0.5 अपने अपने आप ऐड किया, और किसका ऐड किया, 10,000 का 0.5 ऐड कर रखा। यानी सर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आखिरी में खेलोगे टोटल सेल, इसका जो 6% होगा वो कितना होगा सर, वो 1990। तो सर अपने पास इन दोनों की सेल को ऐड करा, लेकिन आपने 0.5% 10,000 का एक्स्ट्रा ऐड भी करा है खुद से, यानी 10,000 का 0.5% ये चीज होगी भाई। क्लियर है। और 0.5% मतलब 1% का आधा, भाई 1% तो 100 होता है, 100 का आधा कितना होता है 50, खत्म भाई। 1990 ये कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 2040, 6% मतलब 6/100 और क्वेश्चन मार्क, तो 634, और 340 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 340, 20, 34,000, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा है सर, वन लाइनर क्वेश्चन था वो, तो ये चीज सिर्फ समझाने के लिए करिए, अदरवाइज इसका जो आंसर था वो एक ही लाइन का, 2 लाइन का आंसर था हमारे पास। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको और बताया था कि वैसे वैसे भी निकाल सकते हो, पर फिलहाल मुझे लगता है सर अगर इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, एक्स मान के करिए, क्वेश्चन मार्क एक्स वाई जेड जो मानना है वो करिए आप लोग। क्लियर है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। In a survey of town, it is found that 30% of the men are more than 25% old. अच्छा भाई, तो सर ये मान लेते हैं कि टोटल मैन कितने हैं, टोटल मैन है सर अपने पास 100। आपने मुझे बोला क्या सर, ऐसे आदमी जो 25 साल से बड़े हैं, ऐसे आदमी जो 25 साल से बड़े हैं वो कितने हैं? टोटल का 30% है, यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एंड 80% ऑफ द मैन आर लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स ओल्ड, लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स ओल्ड, यानी सर 50 या 50 से छोटे कितने लोग हैं, 80%, यानी 100 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। एंड 20% ऑफ ऑल मैन प्ले फुटबॉल। अच्छा, इसमें से इसका 20% निकाल देते हैं ये, यानी जितने भी मैन है ना टोटल के, उसमें से 20% क्या है सर, फुटबॉल खेलते हैं। 20% ऑफ ऑल मैन प्ले फुटबॉल, जितने भी आदमी है ना उसमें से 20% क्या है भाई, फुटबॉल खेलते हैं। अच्छी बात है भाई, क्लियर है। व्हाट परसेंट ऑफ फुटबॉल आर लेस देन, ठीक है सर। और भाई जो बंदे 50, जिन बंदों की एज 50 अबव द एज ऑफ 50, ठीक है, उनमें से 20%, 20% क्या कह रहे हैं सर, फुटबॉल खेलते हैं भाई, फुटबॉल वाले। तो 20 लोग तो टोटल फुटबॉल खेलते हैं, 20 लोग भाई, 20, इसको नहीं नंबर में तो इसको कंफ्यूज होता है भाई, 20 आदमी है, 20% है, 20 आदमी का 20%, इसका 20 तो होगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो 100 का 20% निकाले तो 20 लोग फुटबॉल खेलेंगे, और आपने मुझे बोला जिन आदमियों की एज 50 से ऊपर है ना, उनका अगर मैं 20% निकाल दूं तो वो क्या खेलते हैं भाई, फुटबॉल खेलते हैं। then what percent of the football player are less than or equal to 50 player, are less than or equal to 50 years, तो ऐसे कितने आदमी हैं, then what percent of the football players are less than or equal to 50 years, what percent of football player are less than or equal to 50 years। अच्छा, तो भाई ऐसे देखो ये फुटबॉल की बात यहाँ से चल रही है सर, यानी वो बंदे जो 50, व्हाट परसेंट लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स, जो 50 या 50 से छोटे हैं, ऐसे कितने फुटबॉल प्लेयर हैं भाई, ये बताइए, व्हाट परसेंट ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स। अच्छा, फुटबॉल प्लेयर्स का परसेंटेज निकालना है, चले भाई निकालते हैं फिर। आ, what percent of the football players are less than or equal to 50 players, what percent of the football players are less than,
और इक्वल टू 50 ईयर्स। ओके ठीक है, परसेंटेज में निकालना, पहले फुटबॉल प्लेयर आपको निकालने पड़ेंगे। अच्छा देखो यार, 25 से बड़े हैं, नंबर में तोड़ते हैं। देखो यार 25 से बड़े का मतलब क्या है, 25 से बड़े मतलब सर ये जो 25 से 50 तक हो गए, ठीक है। एक तो वाले एज ग्रुप और एक वाले बंदे जो 50 से बड़े हो जाएंगे, एक वाले बंदे, दो बंदे आएंगे इसमें। और 50 से छोटे मतलब 50 से मतलब छोटे मतलब तो 0 से 25 तक होंगे, और जो 25 से 50 तक की एज वाले बंदे। क्लियर है, यही तो बंदे होंगे टोटल, है ना। देखो यार वो जगह अपने वेन डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है, वो 2 सर्कल वाला वही है अपने पास। अब देखोगे तो सर इनमें ना ये वाला पार्ट, ठीक है, एक ये वाला पार्ट हो गया अपने पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सेम दिख रहा है सर इस वाले में भी और इस वाले में भी। यानी देखो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 100% आएगा। इसको, इसको और इसको इन तीनों को ऐड करने से क्या आएगा सर 100%। लेकिन ये बंदे आप एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हो, बिल्कुल गिन रहे भाई। तो जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा सर, ये 110 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा सर, ये 100%। और ये 25 से 50 वाले ग्रुप वाले बंदे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, यानी सर यहाँ से ना आपके पास एक एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा कि यानी 25 से 50 वाले बंदे कितने हैं। ये अपने पास ये 100 थे टोटल, यानी 25 से 50 वाले कितने आ जाएंगे, 10 लोग आ जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है यार, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। वही है ना वेन डायग्राम वाला, जिसमें आपके पास दोनों में एक बंदा कॉमन होता है। तो इन दोनों में एक बंदा कॉमन है, कौन, जो 25 से 50 वाले बंदे हैं ना, वो आप इनको यहाँ पर भी इंक्लूड कर रहे हो, यहाँ पर भी इंक्लूड कर रहे हो, यानी दोनों को ऐड करके आएगा तो 100। लेकिन ये दोनों बंदों को ऐड करके इन दोनों को आप 2 बार गिन रहे हो, तो एक बार आपको अलग से लिखना पड़ेगा, यानी 100 + x = 110। इन बंदों की परसेंटेज आगे सर ये कितने हैं, 10% होंगे। यानी सर ये बंदे अगर मैं इनको तोड़ के लिखूँ तो सर यहाँ पे इसको नंबर में लिखते हैं भाई हम लोग, हाँ ये, तो भाई ये तो आ जाएगा अपने पास 10, ये कितना आ जाएगा 10, और 10 में क्या ऐड करोगे सर, ये 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, फिर हिसाब से ये 70 आना चाहिए। क्लियर है। और सर 20%, और ये 20 फुटबॉल खेलते हैं, और जो ग्रेटर देन 50% है वो कितने हैं सर, 20% है। यानी क्या था भाई, 20% फुटबॉल खेलते हैं, 20% ऑफ द मैन अबव द एज ऑफ 50 प्ले फुटबॉल। तो अबव द 50 कितने सर ये, तो इनका अगर मैं क्या निकाल दूं सर, इनका अगर मैं 20% निकाल दूं तो ये कितना आएगा, 4। तो 4 बंदे ऐसे हैं जो क्या करते हैं भाई, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो 4 बंदे अगर ऐसे हैं तो 50 फुटबॉल खेलते हैं, बाकी बचे कितने फिर से, ये तो अपने पास 16 होंगे, ठीक है भाई। इसी का तो 20% निकालेंगे। तो सर आपने बोला था टोटल तो जो 50 से बड़े बंदे हैं वो कितने हैं, 20। और 20 में से ना सर 20 का 20% नहीं, 4 बंदे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और वो साथ ही साथ 50 साल से बड़े भी हैं। यानी बाकी जो 16 बंदे होंगे वो क्या होंगे सर, 50 से छोटे होंगे और फुटबॉल भी खेलते हैं। फुटबॉल की बात चल रही थी। और सर व्हाट परसेंट टोटल लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स, भाई ये बताना है, व्हाट परसेंट ऑफ द फुटबॉल प्लेयर आर लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स आर लेस देन और इक्वल टू 50 प्लेयर और इक्वल टू 50। तो कितने परसेंट है ऐसे जो कि लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स है, लेस देन व्हाट परसेंट, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 50 प्लेयर, तो सर ये हो जाएगा 16। और लेस देन इक्वल टू की बात करोगे तो बंदे थे कितने वो सर, वो लेस देन इक्वल टू 80 हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से बंदे आएंगे सर, यहाँ पे वाले बंदे आएंगे जो लेस देन क्या है, लेस देन 50 ईयर्स है अपने पास वो वाले। और ये वो है जो लेस देन 50 लेकिन लेस देन 50 लेकिन फुटबॉल खेलते हैं भाई ये। क्लियर, ये पूछ रहा है आपसे भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 1/5 और 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, समझ गए भाई। क्वेश्चन अच्छा था, देखो क्वेश्चन इसलिए देखो दो, भले ही 2 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन 3 वाले वेन डायग्राम ज़्यादा इजी होता है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत आपको इसलिए दे रहा होगा ना, क्योंकि सर यहाँ पर आप मैन फुटबॉल ये चीज़ें ला रही भाई, इन चीज़ों को अलग अलग लिखे। जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो उसका जो डाटा होगा ना वो कुछ इस तरीके से लिखिए आप। जैसे मैंने स्टार्टिंग में, बाद में मैंने मिनटों की दोबारा से लिखा है चीज़ें, क्योंकि सर समझ में आ गया था कि यहाँ पे 2 बंदे ऐसे हैं जिनको आप 2 बार काउंट करते हैं। 25 से 50 वाले, 25 से 50 वालों को आप यहाँ पे भी इंक्लूड कर रहे हो, यहाँ पर भी इंक्लूड कर रहे हो, इसलिए दोनों को ऐड करके 110 आ रहा है। वो 10% इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है कि 10% वाले कौन है, 25 से 50 वाले, जिनको आप 2 बार इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने जो टोटल थे सर, टोटल में से 20% फुटबॉल खेलते हैं, टोटल में 20% कितना हो जाएगा, 20 लोग फुटबॉल खेलते हैं। इन 20 में से, हाँ इन 20, ठीक है, 20% फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर इफ 20% ऑफ द मैन अबव द एज ऑफ 50 प्ले फुटबॉल, यानी भाई 20% अबव द एज ऑफ 50। भाई अब वाले निकालते मैंने 20 हैं, तो 20 का अगर 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 बंदे फुटबॉल खेलते हैं जो जिनकी एज क्या होगी, 50%, जिनकी 50 साल से बड़ी होगी। तो जिनकी एज 50 साल से छोटी होगी वो कितने होंगे, वो सर 16 होंगे जो फुटबॉल खेल रहे हैं। कितने परसेंट है सर ये बताना है, व्हाट परसेंट ऑफ द फुटबॉल प्लेयर आर लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर्स। भाई तो इसको 50 वाले से डिवाइड भी करना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो 1/5 कितना हो जाएगा सर, 20%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सर, 73%
ऑफ द कैंडिडेट पास इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट 70% इतना 50%, ये तो साफ दिख रहा है सर वेन डायग्राम वाला 70%। तो सर इन 70 में से आप 64 को हटाइए, ये 73% है। यानी सर इसमें कौन से बंदे आएंगे, ये 70 वाले में क्वांट वाले भी हैं और बोथ वाले भी हैं। सेम सर ये 64, सॉरी ये 60% वाले में, 70% वाले में इसमें जीए वाले भी हैं और बोथ वाले भी हैं। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर, 64 70 73 और 100 कितना आ जाएगा सर, ये आएगा अपने पास 143%, है ना। तो यहाँ पे तो सर 100% वाले आ रहे होंगे और यहाँ पर प्लस बोथ आएगा और इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 143% आएगा। यानी है ना भाई, सही बोल रहा हूँ ना, 100% प्लस बोथ 143, बिल्कुल ठीक। तो बोथ वाले कितने आ जाएंगे, बोथ वाले आ जाएंगे अपने पास 43%। यानी ऐसे बच्चे तो दोनों में क्या हो रखे हैं, पास हो रखे हैं। हाँ, मैं कुछ थोड़ा सा गलत कर दिया भाई मैंने। 73% ऑफ द पास इन क्वांटिटी, 70% जनरल पेमेंट में, इसमें 64% दोनों में पास हुए हैं। 143 क्वांट प्लस दिस बोथ प्लस 100, 63 कैंडिडेट्स, ठीक है ठीक है। हाँ अलग से निकालना पड़ेगा भाई आपको। सर 73 में क्वांट पर इसमें आपने ऑलरेडी नंबर दे रखा भैया, अगर ये 64% है बोथ वाला तो ये कितना होगा सर, ये 9% होगा, 9 + 64, ठीक है। सिमिलरली सर जीए वाले, सर जीए वाले कितने, 70%, बोथ वाला मुझे पता है सर ये 64 है, तो ये कितना होगा सर, ये अपने पास 6% होगा। क्लियर है, चलिए। अब आपने बोला सर 6300 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हैं बोथ सब्जेक्ट में, यार ऐड करो इनको। 64 + 9 कितना होगा, 73, 73 और 73 और 6 कितना हो जाएगा अपने पास, 79। यानी सर जो पास इन एटलीस्ट वन, पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है वो कितने हैं, वो हमारे पास सर 9% प्लस 6% प्लस 64%, ठीक है। 9 और 6 15, यानी कितना आ जाएगा, 79%। यानी सर बाकी के जो 21% होंगे वो कौन से होंगे, जो वो होंगे जो फेल हैं दोनों में, फेल इन बोथ। और आपको बोला एक्चुअल में जो है ना सर, एक्चुअल में बच्चे कितने हैं, एक्चुअल में बच्चे भाई ये 6300। तो बताइए टोटल बच्चे कितने, टोटल बच्चे तो भाई मुझे पता है कितने होते हैं भाई, 100%। तो कितना होगा सर, ये अपने पास जब आपने देखा सर 21 का कितना गुना है, 21 का 300 गुना है, तो ये भी कितना होगा भाई, ये भी 300 गुना होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यार, ठीक है, समझ गए भाई यहाँ तक। चलिए दोबारा देख लेना भाई, 73 क्वांट, सर क्वांट प्लस इसमें तो 73% में आएंगे क्वांट और बोथ दोनों वाले आएंगे। बोथ वाला आपने दिया 64, तो क्वांट वाले जो सिर्फ क्वांट वाले होंगे भाई आते हैं ओनली क्वांट, और ये ओनली जीए, ठीक है। और सर ये 70% था, 64% अगर बोथ वाले, तो जीए वाले कितने होंगे, 6%, ऐड कर लेना भाई इनको भी। और फिर आप इन तीनों को जैसे आप ऐड करेंगे तो ये आएगा सर 79%। यानी 79% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। 79% बच्चे ऐसे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है, यानी 21% बच्चे क्या होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, दोनों ही विषय में फेल है। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ गए। तो सर 21% की वैल्यू अगर 6300 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, उसका 300 गुना करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, क्लियर है आप सभी को। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इतना ही है, ठीक है, इतने ही है यार आपके पास। 25 हो गए ना, हाँ। तो 25 क्वेश्चन थे, इन 25 क्वेश्चन को किस तरीके से हमने यहाँ पे किया ये देख लिया आप लोगों ने। अब आपको करना क्या है सर, ये 25 क्वेश्चन वैसे देख तो लिए ही हैं, लेकिन एक बार दोबारा से क्वेश्चंस ना दोबारा से खुद से ट्राई करके देखना आप लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के मेथड जरूर देखना, कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं ये जरूर देखना, कॉन्सेप्ट। भाई देखो यार एग्जाम तो क्लियर इन्हीं चीज़ों से होता है, एग्जाम जो आपका क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट से ही होगा, और साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन स्किल कैसी है सर, वो होगा। क्वेश्चंस को समझने की स्किल आपको आना चाहिए सर। क्वेश्चन अगर 6 लाइन का 7 लाइन का तो पूछ क्या रहा है वो आपको फोकस उस तरफ होना चाहिए, ये नहीं कि सर क्वेश्चन 7-8 लाइन का देखा और आपको सिर्फ 2-2 लाइन के 3-3 लाइन के क्वेश्चन करने की आदत है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का जब आप लंबे लंबे क्वेश्चंस को पढ़ना समझते हो ना कहीं उसकी स्किल्स अच्छी होती है सर, आप वो समझ पाते हो कि क्वेश्चन क्वेश्चन वाला आपसे पूछना क्या जाता है। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ गए। तो जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप लोग देख लेना, बाकी बाकी यार आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक है। ओके यार, थैंक यू।